अंकल शक में थे। उनकी गोलियों से तो कुछ हुआ नहीं था, पर पार्क की एक टक्कर ने ही उसे ढेर कर दिया। चुल ने पूछा कि क्या उन्हें घर ले जाने के लिए इसके टुकड़े करने होंगे, तो उसके अंकल बोले कि इसे पूरा वापस ले जाना बहुत मुश्किल होगा। इसकी खाल उतारने में ही पूरा दिन निकल जाएगा और ऊपर से मीट को जंगली जानवरों से बचाना भी पड़ेगा। इसके बावजूद उसने अपना चाकू निकाल लिया। अगर वो इसे वापस नहीं ले गए तो गांव वाले भूखे मर जाएंगे। तभी पार्क एक चट्टान पर दिखाई दिया और पूछा कि क्या उनमें से किसी के पास ब्लड क्रिस्टल फोन है, क्योंकि उसका फोन टूट गया था। चुल ने कहा कि बच्चों के पास एक है। हम एक अवेकन्ड बंदे को अपने साथ वापस कैसे ले जा सकते हैं? अपनी बात रियलाइज करते ही चुल ने तुरंत माफी मांगी। जब वो बात कर रहे थे, पार्क चलकर आया और उसने सांड को ऐसे उठा लिया जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। वो आदमी उसकी स्ट्रेंथ देखकर दंग रह गया। पार्क ने एक डील ऑफर की। अगर वो उसे फोन दे दें तो वो सांड को गांव तक उठाकर ले जाएगा। दोनों फुसफुसाने के लिए थोड़ा साइड में हो गए। चुल ने कहा कि पार्क क्रेजी लेवल का स्ट्रांग है और उसके अंकल ने जोड़ा कि शायद गोलियां भी उस पर काम ना करें। फिर भी चुल अड़ा रहा कि उन्हें पलटकर लड़ना होगा और गुस्से में उसे याद दिलाया कि पिछले साल अवेकन्ड वालों ने क्या किया था। वो बंजारों के भेष में आए, उनका स्वागत हुआ और फिर अपने साथियों को बुलाकर सबको मार डाला। पार्क ने बीच में टोकते हुए पूछा कि वो लोग चल रहे हैं या नहीं। दोनों मोटरसाइकिल पर बैठ गए और अंकल ने उसे स्टार्ट किया। पार्क सांड को अपनी गोद में उठाए पैदल ही उनके पीछे चल दिया। जुंगसोंग ने चूल को कसकर पकड़ने के लिए कहा। ऐसा कोई चांस ही नहीं था कि पार्क उनका साथ दे पाए। बाइक टॉप स्पीड पर वहां से फुर हो गई। सांड को पीछे छोड़ने पर बुरा महसूस करते हुए चुल ने अपने अंकल को चिल्लाते हुए सुना कि उसे भूल जाओ, वो नदी तक पहुंचकर किसी दूसरे का शिकार कर लेंगे। पर अगले ही सेकंड पार्क उनके बगल में दौड़ रहा था और अभी भी सांड को ऐसे पकड़ा था जैसे वो कुछ हो ही ना। दोनों बंदों की बोलती बंद हो गई। वॉच आउट, पार्क चिल्लाया। ठीक आगे एक क्लिफ थी। इससे पहले कि वो रुक पाते, बाइक किनारे से हवा में उड़ गई और दोनों आदमी चीखने लगे। गांव वापस पहुंचने पर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। गेट चकनाचूर कर दिया गया था और गांव वाले उसके आसपास इकट्ठा थे। जब उन्होंने योंगसुंग को देखा तो वो शॉक हो गए और पूछने लगे कि क्या यह सच है कि एक सांड उसका पीछा कर रहा था। दूसरे गांव वाले ने चिल्लाकर कहा कि वो सांड नहीं था, कोई उसके बगल में उस सांड को उठाकर दौड़ रहा था। जैसे ही योंगसुंग ने बाइक रोकी, लोग उसकी तरफ लपके और पूछने लगे कि क्या हुआ और गेट की ऐसी वाट कैसे लग गई। पट्टी बांधे हुए घायल गांव वालों ने तुरंत सब कुछ समझाया। एक ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा झुंड यहां से गुजरा हो। एक और बंदा आया और बोला कि वो सब हेयोन को बचाने गए थे। पहले से ही परेशान जॉन ने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। गांव वाले ने बताया कि पंखों वाले एक मॉन्स्टर ने गांव पर अटैक कर दिया था। वो बहुत ही सैवेज था। उसने लोगों को मार डाला और यहां तक कि वो आग भी उगल रहा था। फिर भी एक गांव वाले ने किसी तरह सबको शेल्टर के अंदर पहुंचा दिया। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हेयोन जमीन पर गिरी हुई थी। उस दरिंदे ने देखा कि वो अकेली है और उड़ने से पहले उसे बाहों से पकड़ लिया। बस इतना ही था, वो मॉन्स्टर हेयोन को उठाकर ले गया था। गुस्से में आग बुला होकर जियोंगसोंग चिल्लाया कि वो उसे कहां ले गया है। उस आदमी ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि बड़े बुजुर्ग पहले ही एक ग्रुप के साथ उसके पीछे गए हैं। पर जियोंगसोंग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो बस चिल्लाता रहा और पूछता रहा कि वो किस तरफ गया है। आखिरकार गांव वाले ने पहाड़ों की तरफ इशारा किया। वो उस तरफ गए हैं। जोंगसोंग तुरंत बाइक पर बैठा और तेजी से निकल गया। पीछे से बुलाने वालों को उसने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। आंखों में आंसू लिए चुल पार्क की तरफ मुड़ा और उससे हेयोन को बचाने की भीख मांगने लगा। वादा किया कि वो इसे कभी नहीं भूलेगा। पार्क तुरंत मान गया, जिससे सब हैरान रह गए। उसने बस इतना कहा कि जब वो वापस आएगा तो उसे वो फोन चाहिए। उसकी पीठ के चारों तरफ नीली बिजली लिपट गई और विशाल पंख बाहर निकल आए। अगले ही सेकंड पार्क आसमान में लॉन्च हो गया। गांव वाले बस फटी आंखों से देखते रह गए। उन्होंने पूछा कि वो कौन था। एक आदमी ने बताया कि वो साउथ का रहने वाला एक यंग बंजारा है और जैसे ही उन्होंने उसे बिजली की तरह आसमान चीरते हुए देखा, उसने आगे कहा कि पार्क एक बिस्ट मास्टर भी है। जंगल की गहराई में एक विशाल भालू अंधाधुंध गुस्से में दहाड़ रहा था। आदमियों के एक ग्रुप ने उसे जाल में फंसाकर भागने की कोशिश की, पर उनमें से एक फिसलकर जमीन पर गिर गया।
भालू बस उसके ऊपर ही था और उसका साथी सिर्फ उसका नाम चिल्ला सका क्योंकि हवा में खून की फुहारें उड़ने लगी थी। गिरे हुए आदमी को एक तरफ फेंक दिया गया और भालू फिर से उसकी तरफ लपका। एक खतरनाक हमले के साथ उसने उसे हवा में उड़ा दिया। उनमें से एक बंदा गुस्से में अपनी छुरियां लेकर उसका बदला लेने के लिए दौड़ा, पर वो दरिंदा बहुत तेज और पावरफुल था। उसकी एक ही स्विंग ने पूरे ग्रुप को तितर बितर कर दिया। एक आदमी चिल्लाया कि हमें पीछे हटना होगा। दूसरा पलटकर चिल्लाया कि क्या वो वाकई भागने वाले हैं। तभी कोई चिल्लाया संभल के, और भालू ने एक और बंदे को जोरदार पंजे से हिट किया। खून की उल्टियां करते हुए उसने कहा कि इस रेट से तो हम सब मारे जाएंगे। उम्मीद अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो सोचने लगे कि क्या अभियोन को बचाने का कोई मतलब भी है। शायद वो पंखों वाला मॉन्स्टर उसे पहले ही खा चुका होगा। गांव में अब बस 4 अवेकन लोग बचे थे और वो किसी और को नहीं खो सकते थे। जैसे ही भालू ने एक और आदमी को कुचलने के लिए अपना पंजा उठाया, तभी कोई चीज जोर से उससे टकराई। वो दरिंदा दूर जा गिरा। वो ईगल फॉर्म में पार्क था, जो आसमान से डाइव मारते हुए आया और सीधा उसके चेहरे पर किक मारी। सारे आदमी वहीं सन्न खड़े रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। फिर पार्क उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी पीठ पर चमकते हुए पंख थे और आसपास शाइनिंग झिंगुरों का झुंड था। उन सब ने पूछा कि वो कौन है। पार्क ने बस इतना कहा कि वो चुल की हेल्प करने आया है। फिर उसने पूछा, ह्योन कहाँ है? एक आदमी ने बताया कि वो उड़ने वाला मॉन्स्टर उसे पहाड़ों के किसी घोंसले में ले गया है। उसने आगे बताया कि भालू ने उन पर अचानक हमला कर दिया था और बाकी लोग अभी भी घायल हैं। पार्क ने एक बोतल निकाली और उनसे कहा कि इस पोशन को घायलों पर यूज करें। एक आदमी ने फ्लास्क ले लिया। वो ये देखकर शॉक था कि ये कितना प्रेशियस था। पार्क लगातार पूछ रहा था कि लड़की को कहां ले जाया गया है। तभी अचानक भालू उसके पीछे दौड़ा। बिना अपनी जेब से हाथ निकाले पार्क ने उसे फिर से किक मारकर दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने उसके पेट पर एक हिट मारी, फिर ठुड्डी पर एक अपर किक जड़ी जिससे भालू गोल घूम गया। पार्क बड़े आराम से नीचे उतरा और भालू अपनी पीठ के बल जमीन पर गिरा, पर सिस्टम ने दिखाया कि भालू को मुश्किल से ही कोई चोट लगी थी। पार्क ने अपनी आंखें सिकोड़कर उस देखा। मरने का नाटक कर रहे हो? आंखें खोलो। भालू ने तुरंत बात मानी और उसकी तरफ देखने लगा। पार्क ने उसे एक और ऑर्डर दिया, खड़े हो जाओ और ओबे करो। वो विशाल जानवर उसके सामने एक ट्रेन पेट की तरह बैठ गया। सारे आदमी दंग रह गए। पार्क ने उस जायंट भालू को पालतू बना लिया था। सिस्टम ने एक नाम मांगा तो उसने उसे इल्गोन बुलाया। उसे यह भी पता चला कि यह कभी जंगल पर राज करता था, जब तक कि उस पंखों वाले क्रीचर ने इसे हराकर इसकी जमीन नहीं छीन ली। पार्क मुस्कुराया, तो फिर तुम्हें पता है कि वो कहां है? चलो उसे लेकर आते हैं और तुम्हारा बदला भी लेते हैं। इल्गोन दहाड़ा। वो निकलने के लिए एकदम रेडी था। तभी जॉन अपनी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। वो हाफते हुए तेजी से उनकी तरफ आया। जब किसी ने पूछा कि वो वापस क्यों आया, तो उसने बात इग्नोर मार दी और पूछा कि ह्योन कहां है। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें कुछ पता ही नहीं था। पार्क ने यांगशोंग की तरफ देखा और कहा कि वो ह्योन को वापस लेकर आएगा, लेकिन यांगशोंग को अपना प्रॉमिस पूरा करना था। तब जाकर जॉन को रियलाइज हुआ कि पार्क असल में कौन था और वो एकदम शॉक हो गया। पार्क ने टाइम वेस्ट नहीं किया और इल्गोन से कहा, मुझे वहां ले चलो। दोनों तुरंत निकल गए और बाकी सब बस देखते रह गए। जैसे ही वो आगे बढ़े, पार्क की पूरी बॉडी पर नीली लाइट फैलने लगी। उसके चारों तरफ बिजली चमकने लगी। उसके विंग्स वापस आ गए और उसने पहाड़ों की तरफ हवा में जंप लगा दी। लोग बस देखते रह गए। उन्हें समझ आ गया कि पार्क बिस्ट्स को कंट्रोल कर सकता है और खुद भी एक बन सकता है। जैसे ही पार्क आसमान में गायब हुआ, यांगशोंग अपने घुटनों के बल गिर गया। उसने पूरे दिल से प्रेयर की कि हायोन किसी तरह बच जाए। कहीं और एक गुफा से अजीब सी आवाजें आ रही थी। वो पंखों वाला क्रीचर हड्डियों के ढेर पर बैठकर आधा हिरण खा रहा था। पास ही एक अंधेरे कोने में हायोन अपने पापा के लिए रो रही थी। उसकी आवाज सुनते ही मॉन्स्टर ने झटके से अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाई। उसके जबड़ों से खून और लाट टपक रही थी। उसने हायोन को इतना डरा दिया कि वो सिमट कर बैठ गई और अपना चेहरा ढक लिया। पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता, इल्गोन उसके पीछे आ गया, लड़ने के लिए एकदम रेडी। मॉन्स्टर मुड़ा और झपटा, पर इल्गोन पहले से ही तैयार था। तभी उसके पीछे एक जायंट ईगल आकर उतरा। वो पार्क था,
जैसे ही मॉन्स्टर ने इलगोन के आर्मर को काटने की कोशिश की, पार्क की बॉडी नीली चमकी और वो भालू के साथ थोड़ा मर्ज हो गया। उसकी एक आंख लाल ग्लो कर रही थी। उसने जल्दी से फिगर आउट कर लिया कि वो क्या था, एक छोटा वाइवर्न, और वो अभी भी इंजर्ड था। उस क्रीचर ने पार्क के क्लॉ को काटने की कोशिश की, पर उसने अपने दूसरे पंजे से उसे जोर से स्लैम कर दिया। फिर उसने वाइवर्न को गर्दन से पकड़ा, उस दूर फेंक दिया और उसके पीछे एक फायरबॉल छोड़ दिया। वाइवर्न गुफा की दीवार को ब्लास्ट करते हुए पार कर गया और बुरी तरह नीचे गिरा। पार्क ह्योन की तरफ मुड़ा और उसे बचाने का प्रॉमिस किया, पर उसे चुप रहने और हिलने से मना किया। तभी एक और वाइवर्न रेंगते हुए गुफा के अंदर वापस आया। पार्क सोचने लगा कि क्या वो अब इसे टेम कर सकता है, क्योंकि उसकी स्पेशल एनर्जी अब काफी हाई थी। इंटरफेस ने बताया कि वाइवर्न को तब टेम किया जा सकता है जब उसकी इंटेग्रिटी 10 से नीचे गिर जाए। इसका मतलब उसके पास चांस था, पर अचानक उसे मारने की एक क्रेविंग उठी और उसकी बॉडी ने अपने आप फुल फोर्स के साथ अटैक कर दिया। वाइवर्न एक और दीवार से टकराकर गिर गया, उसकी इंटेग्रिटी 16 तक गिर गई। पार्क को रियलाइज हुआ कि इलगोन का गुस्सा उसे अफेक्ट कर रहा था। भालू की हॉस्टिलिटी कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। फिर से मारने की फीलिंग वापस आई और उसकी बॉडी ने फाइनल स्ट्राइक की तैयारी कर ली। उसने अपने फरी पंजे से वाइवर्न को जोर से मारा, जबकि वो अपने दिमाग में चिल्ला रहा था कि उसे मत मारो। ये जानते हुए कि इलगोन नहीं रुकेगा, पार्क ने ट्रांसफॉर्मेशन कैंसिल कर दिया। भालू एक नीले पोर्टल के जरिए गायब हो गया। पिटा हुआ वाइवर्न पत्थरों से नीचे लुढ़क गया और जब उसकी इंटेग्रिटी 10 के नीचे आई तो पार्क ने टेमिंग यूज की। उसके सिर के ऊपर एक एक्सक्लेमेशन मार्क पॉप अप हुआ। काम बन गया। उसने तुरंत हीलिंग यूज की और वाइवर्न की इंटेग्रिटी वापस ऊपर जाने लगी। जब उसकी ज्यादातर इंजरीज ठीक हो गई तो पार्क ने एक ऑर्डर दिया, फ्लाई। वो क्रीचर गुराया और 1 सेकंड के लिए डगमगाया, फिर खुद को संभालकर वापस हवा में उड़ने लगा। पार्क अपने नए बेस्ट पर चढ़ा और आसमान की तरफ उड़ गया। नीली हीलिंग लाइट में लिपटा हुआ वाइवर्न पहाड़ की चोटी की तरफ उड़ा। नीचे गांव वाले एकदम फ्रीज हो गए। उन्होंने अपने वेपन्स उठा लिए, शूट करने के लिए एकदम रेडी। जियांग सॉन्ग पूरी तरह टूट गया और रोते हुए अपनी खोई हुई बेटी से माफी मांगने लगा। उसका दर्द देखकर बाकी सब भी शांत हो गए और हे यान के बारे में सोचने लगे। एक आदमी ने ऊपर इशारा किया और बोला कि ये वही पुराना क्रीचर है। दूसरे ने चिल्लाकर सबको फायर करने को कहा। गन्स ऊपर उठी और उंगलियां ट्रिगर्स पर कस गई। तभी एल्डर चिल्लाया, रुको, शूट मत करो। सब वहीं रुक गए। उसकी पीठ पर कोई बैठा था। फिर एक और आदमी को रियलाइज हुआ कि वो ये योन थी। जोंगसोंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वाइवर्न उसके सामने लैंड हुआ और ये योन सीधे अपने पापा के गले लग गई। वो रो रही थी और उन्होंने उसे कसकर पकड़ लिया। वो सेफ थी। बाद में पूरा गांव आग के पास इकट्ठा हुआ। खाना खाते और बातें करते हुए सब पार्क को ड्रैगन नाइट बुलाने लगे। जैसे जैसे और मीट पक रहा था, किसी ने जोक मारा कि बेबी को और खाना चाहिए, जबकि किसी और ने माना कि उन्हें अभी भी उस पंखों वाले बिस्ट से डर लग रहा है। पार्क ने बच्चों को वाइवर्न के साथ खेलते देखा और सोचा कि टेम होने के बाद ये कितना शांत हो गया है। उसे यह भी पता चला कि अब वो अपने किसी भी टेम किए हुए बिस्ट का पास्ट देख सकता है। वाइवर्न का पास्ट काफी सैड था। उसका ग्रुप स्काई अलायंस के हाथों ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गया था, और क्योंकि वो छोटी थी और हमेशा दूसरों के पीछे उड़ती थी, वो बच गई। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो भूखी रही। उस चोटें आईं, उसने विलेज पर अटैक किया और फाइनली इलगोन की डेन में छिप गई। एल्डर ने पार्क को थैंक्स बोला और कहा कि विलेज अब फाइनली चैन की सांस ले सकता है और सेलिब्रेट कर सकता है। पार्क ने उन्हें खाना दिया, घायलों को हील किया और टूटी फूटी चीजें भी फिक्स की। उसने बताया कि डिजास्टर के बाद गवर्नमेंट गिरने से पहले भी वो गरीब थे, पर फिर भी खुश थे। यूनाइटेड होने के बावजूद वो मॉन्स्टर्स को रोक नहीं पाए और उन्हें भागना पड़ा। उनके शहर में रहना इम्पॉसिबल हो गया था, इसलिए वो और भी डीप चले गए कॉन्टिनेंट के अंदर। बाद में कई और नोमैड्स भी उनके पीछे पीछे आए। अब ऑलमोस्ट कोई नहीं बचा था। हंटिंग करना इम्पॉसिबल हो गया था और जमीन पर कुछ भी नहीं उग रहा था। जंगली जानवर और रेडर्स लगातार अटैक कर रहे थे। चीफ ने बताया कि उन्होंने 400 लोगों के साथ शहर छोड़ा था। 2 साल बाद सिर्फ 60 लोग ही जिंदा बचे थे।
उसी दिन उन्होंने फिर से वहां से निकलने का प्लान बनाया था क्योंकि वो वहां और नहीं रुक सकते थे। पार्क ने पूछा कि क्या कॉन्टिनेंट सेफ है। सैडली जवाब ना था। वो जमीनें बहुत बड़ी थी और मॉन्स्टर्स और बैंडिट्स से भरी हुई थी। फिर भी एल्डर ने ऐसी जगहों की कहानियां सुनी थी जो मैजिक बैरियर से प्रोटेक्टेड थी, जहां नॉर्मल लोग छिप सकते थे। प्रॉब्लम अंदर घुसने की थी। बिना किसी कनेक्शन और अलग लैंग्वेज बोले उनके पास कोई चांस नहीं था। अकेले ये ट्रिप सरवाइव करना किसी मिरेकल जैसा होता। इससे पार्क को मीसो की कही हुई कोई बात याद आ गई। जल्द ही पूरा एशिया एक बड़े बैटलफील्ड में बदल जाएगा और रिफ्यूजीज उनकी जमीन पर आने लगेंगे। नोमैड्स ने भी गार्ड्स से यह बात सुनी थी। अगर वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाए तो उन्हें किसी ऐसे के साथ जुड़ना पड़ेगा जो कर सके, पर इसके लिए उन्हें काफी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीफ खड़ा हुआ और बोला कि सब टल्ली है, इसलिए उन्हें रात यहीं रुक जाना चाहिए। उसने ये भी कहा कि ऊपर वाला कमरा पार्क के लिए रेडी है। छोले ने कहा कि वो थोड़ा मैसी है, पर फिर भी उसे अच्छी नींद आएगी। पार्क बस मुस्कुराया और मना कर दिया। उसने कहा कि उसे निकलना होगा। एल्डर को टेंशन हुई कि काफी देर हो गई है, पर पार्क ने कहा कि सब ठीक है। उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा कि उन्होंने अपने सेवियर को काफी देर तक रोक कर रखा। पार्क ने ऑकवर्डली कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर एल्डर ने छोले को ब्लड क्रिस्टल फोन लाने को कहा और लड़का उसे लेने भागा। गांव वाले पार्क को सी ऑफ करने के लिए इकट्ठा हुए, जबकि उसके पीछे वाइवर्न जाने के लिए तैयार था। जब पार्क को फोन मिला तो उसने कहा कि नेविगेशन और सैटेलाइट्स परफेक्टली काम कर रहे हैं और ये काफी काम आएगा। लीडर ने उससे कहा कि थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, उसने पूरे गांव को बचाया है। फिर पार्क का हाथ चमकने लगा और उसकी हथेली में बिजली की एक बॉल बन गई। गांव वाले एकदम हैरान होकर देखने लगे। उन्हें लगा कि वो फिर से मैजिक यूज करने वाला है। इसके बजाय उसके हाथ से दर्जनों ब्लड क्रिस्टल्स गिरने लगे। गांव वाले दंग रह गए कि वो कितने सारे थे और उनकी वैल्यू कितनी ज्यादा थी। जब वो जाने की तैयारी कर रहा था, पार्क ने कहा कि उसे उम्मीद है कि ये क्रिस्टल्स उनकी भी हेल्प करेंगे। पूरे गांव ने उसे थैंक यू कहा। उन्होंने उसे सेफ ट्रिप विश की और उसने हाथ हिलाकर कहा कि वो फिर मिलेंगे। वाइवर्न ने अपने विंग्स फैलाए और टेक ऑफ किया और पार्क चिल्लाया कि वे इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं। जियोंग सियोंग सियोंग ने हायोन का हाथ पकड़ा और वो उसे दूर गायब होते हुए देखते रहे। फिर स्टोरी सीधे एक ब्रेकिंग न्यूज वाली रिपोर्ट पर शिफ्ट हो गई। एंकर ने बताया कि स्काई अलायंस ने वाइवर्न के पूरे झुंड को खत्म कर दिया था, पर उसी सुबह एयरफोर्स को एक और वाइवर्न मिला। पर इस बार सीन थोड़ा अलग था। उस क्रीचर पर एक अवेकन सवार था। यह स्टोरी ऑनलाइन एकदम वायरल हो गई और लोग उस अननोन ड्रैगन नाइट की तारीफें करने लगे। ब्रॉडकास्ट में फिर एक टूटा हुआ ब्रिज दिखाया गया जो अभी अभी कोलैप्स हुआ था। पोर्टल से 2 जायंट फायर आंट्स बाहर निकली और उस जगह को इन्फर्नो बना दिया, पर तभी ब्रिज पर कोई तेजी से भागता हुआ दिखा। एंकर ने सबका ध्यान स्क्रीन की तरफ खींचा, जहां 2 स्वॉर्ड्स के साथ एक लंबे बालों वाला बंदा दिखाई दिया। कमेंटेटर्स तो एकदम स्टन रह गए। क्या वो सच में नंबर 1 हीरो था? वो पड़ोस वाले देश में क्या कर रहा था? हर जगह लोग यही पूछने लगे कि क्या ये वाकई वही है। मैच इतना क्लियर था कि इग्नोर करना मुश्किल था और न्यूज ने भी कंफर्म कर दिया। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकंड अचानक उस ब्रिज पर दिखाई दिया। सिला गिल्ड के साथ मिलकर उसने सिर्फ 10 मिनट में सारे मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया। कमेंटेटर्स के बीच राय बंट गई, कुछ तो उसे लेजेंड बुलाने लगे। फिर वो ड्रैगन नाइट स्कॉर्पियंस को खत्म करने के मिशन में आर्मी के साथ जुड़ गया। अब सारे टॉप समनर अवेकंड वहां गैदर हो रहे थे और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, ये ड्रैगन नाइट आखिर है कौन यार? पिछले कुछ दिनों से काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ड्रैगन नाइट ट्रूप्स की हेल्प करने वापस आ गया है और इस बार वो ओगर से भिड़ रहा है। सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद उन्होंने फाइनली ये कंफर्म कर दिया, वो मिस्टीरियस नाइट असल में पार्क ही था। कमेंटेटर्स ने तो उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने पार्क को गॉड बुलाना शुरू कर दिया, उसकी पावर्स गिनाई और यहां तक कह दिया कि वो शायद नया नंबर 1 बन जाए। फिर एक बड़ा शॉक लगा। ब्रेकिंग न्यूज आई कि अभी के टॉप हीरो ने पार्क पर खुलेआम इल्जाम लगा दिए हैं। एंकर ने बताया कि उसके इस अचानक दिए बयान और जिस देश को वो छोड़ चुका था वहां उसकी वापसी ने हर तरफ खलबली मचा दी है। फिर उसने व्यूअर्स से कहा कि वो खुद ये इंटरव्यू देखे। रिपोर्टर्स सीधे पॉइंट पर आ गए। उन्होंने पूछा कि वो पार्क को टारगेट क्यों कर रहा है और आखिर वो वापस क्यों आया।
हीरो ने अपनी बातों को जरा भी शुगर कोट नहीं किया। उसने साफ कह दिया कि वो खुद इस सो कॉल्ड गॉडली टेमर को एक्सपोज करने और उसे फेक साबित करने आया है। पूरे प्रेस रूम में हंगामा मच गया और रिपोर्टर्स पूछने लगे कि वो पार्क को फ्रॉड क्यों बोल रहा है। उसने दावा किया कि जैसे ही पार्क को पता चला कि हीरो आ रहा है, वो डर के मारे भाग गया ताकि एक्सपोज न हो जाए। उसने ये भी कहा कि पार्क के वीडियोज और उसकी अचीवमेंट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। उसके हिसाब से पार्क बस एक नॉर्मल सा टेमर है जिसका कोई प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हुआ। बस गवर्नमेंट उसे पुश कर रही है क्योंकि उन्हें उसकी इमेज से फायदा मिल रहा है। एक रिपोर्टर ने टोका कि यह सब काफी पर्सनल लग रहा है और पूछा कि क्या वो सीधे पार्क से कुछ कहना चाहता है। हीरो ने कैमरे में ऐसे घूरा जैसे उसे पता हो कि पार्क देख रहा है और उसे चैलेंज दे दिया, अगर मुझे गलत साबित करना है तो SPFC स्टेशन पर आकर मिलो। कहीं दूर हान ने अपनी कॉफी की चुस्की ली और हैरान होकर धीरे से बोला, डैम यार। मीडिया में बस यही खबरें छाई हुई थी कि हीरो पार्क को एक हाथ से हरा देगा। एक और रिपोर्ट में पार्क रशियन प्रेसिडेंट के साथ दिखा और बताया गया कि वो दोनों कितने क्लोज हैं। यह देखकर जुनू सोचने लगा कि पार्क, जिसे इंग्लैंड जाना था, वो रशिया कैसे पहुंच गया। तभी फोन की घंटी बजी। वो पार्क की गिल्ड के लिए कॉल था और जुनू ने उठा लिया। कॉलर ने पूछा कि क्या उनकी पार्क से बात हुई, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ था। हान ने पूछा कि क्या एजेंसी डायरेक्टर का फिर से कॉल आया था और जुनू ने एक ठंडी आ भरते हुए हाँ कहा। हान को यह थोड़ा अजीब लगा। कुछ टाइम पहले तक तो जुनू डायरेक्टर का नाम सुनना भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अब वो रोज उसके कॉल्स उठा रहा था। बेस पर काफी टेंशन थी। डंजन्स में किसी को कुछ खास मिल नहीं रहा था और एक बंदे ने तो यहां तक कह दिया कि पैसों के पीछे भागना छोड़ो और जो भी लूट मिल रही है बस वही ले लो। हान ने आह भरते हुए कहा कि अब सबको पार्क की जरूरत है और जुनू ने पूछा कि इस बार ऐसा क्या अलग है। एक नई रिपोर्ट में बताया गया कि लेवल 7 डंजन्स अब ज्यादा बार दिखाई दे रहे हैं। उस एरिया के लोग काफी नर्वस थे और चाहते थे कि पार्क की गिल्ड 13th डिस्ट्रिक्ट को संभाल ले। जुनू ने कहा कि बहुत से लोग शहर के उस नए हिस्से में शिफ्ट होना चाहते हैं और हान बोला कि एक्शन लेने का ये एकदम परफेक्ट मोमेंट है। थोड़ा इरिटेट होकर जुनू बोला कि डायरेक्टर ने भी उसे यही सेम चीज कही थी। यह सुनकर हान थोड़ा हैरान रह गया। ऑफर यह था कि एक बार डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियली अप्रूव हो जाए तो गिल्ड उसकी प्रोटेक्शन करेगी, एजेंसी टैक्स कलेक्ट करेगी और छोटे डंजन्स को खुद हैंडल कर लेगी। इंप्रेस होकर हान ने पूछा कि जुनू ने उन्हें क्या जवाब दिया। जुनू ने कहा कि वो अभी इस बारे में सोच रहे हैं, पर हान को लगा कि उन्हें अब तक हाँ कर देनी चाहिए थी। एजेंसी ये भी चाहती थी कि गिल्ड एक स्पेशल टीम बनाए जो नए डंजन्स आने पर रिस्पॉन्ड करे, पर जुनू ने साफ कह दिया कि उसके भाई के बिना वो अकेले ये डिसाइड नहीं कर सकता। उसे यकीन नहीं था कि वो लेवल 7 डंजन रेड्स और नए डिस्ट्रिक्ट को बनाने का काम एक साथ मैनेज कर पाएंगे। हान ने सोचा कि स्पेशल टास्क फोर्स बनने से लोगों का उन्हें देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा, पर इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा। उसने प्रेसिडेंट के बगल में पार्क की एक फोटो देखी जिसके पीछे वो पेंट किया हुआ वाइवर्न था। हीरो के स्टेटमेंट और नए डिस्ट्रिक्ट की वजह से पूरा देश पहले ही मैज बना हुआ था और अभी भी किसी को नहीं पता था कि पार्क कहां है। हान ने पूछा कि क्या उनकी उससे कोई बात हुई और जुनू ने बस अपना सिर हिला दिया। उसी टाइम एक बर्बाद शहर में एक लाल कार खाली सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। ग्रे बालों वाले ड्राइवर ने पार्क को कॉल किया। वो काफी नर्वस लग रहा था। उसने पूछा कि क्या पार्क उसे सुन पा रहा है और कहा कि वो मीटिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है। पार्क ने जवाब में पूछा कि क्या वो लाल कार वाला वही है। उस आदमी ने हाँ कहा और उसका लंदन में वेलकम किया। फिर उसने पूछा कि क्या पार्क उन 3 स्टोन गोलम्स को देख सकता है जो उसका पीछा कर रहे हैं। पार्क ने हाँ कहा और बोला कि वो अब उनसे निपट लेगा। ऊपर से अपने वाइवर्न पर सवार होकर पार्क थोड़ा नीचे आया। उसने कार के पीछे आ रहे उन 3 गोलम्स पर फोकस किया। सबसे पास वाले ने अपना बड़ा हाथ उठाया और जमीन पर दे मारा, जिससे गाड़ी के पास एक बड़ा क्रेटर बन गया। इससे पहले कि वो कार को कुचल पाता, एक बड़ा फायरबॉल आया और एक गोलम से टकराया, उसे सीधा एक बिल्डिंग में फेंक दिया। बाकी 2 गुस्से में दहाड़े, लेकिन पार्क अपने वाइवर्न पर उनके पास से उड़ा और उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हाथ के एक झटके से उसने छोटी चमकती हुई फायर फेरीज रिलीज की। फिर उसने एक फायर टोर्नेडो यूज किया जिसे उसने हवा के झोंकों से और फीड किया।
अटैक इतना स्ट्रांग था कि वो 2 गोलम्स पलटवार करने से पहले ही कोलैप्स हो गए। पार्क पहले वाले की तरफ बढ़ा और उसे आग के एक पिलर से ब्लास्ट कर दिया। फिर वो दूसरे की तरफ मुड़ा और उसके सिर पर किक मारी, जिससे वो इंपैक्ट होते ही चटक गया। उसका जबड़ा उड़कर दूर गिरा और एक दीवार को चीरता हुआ निकल गया। डैमेज देखते हुए पार्क ने कहा कि ये दिखने में जितने स्ट्रांग थे उससे कहीं ज्यादा कमजोर निकले, शायद बस लो लेवल के थे। उसका वाइवर्न पास में ही लैंड हुआ। तभी उसे अपने पीछे तालियों की आवाज और एक्साइटेड तारीफें सुनाई दी। पार्क ने मुड़कर देखा कि एक ग्रे बालों वाला आदमी फोटोज ले रहा था और कह रहा था कि वो बिल्कुल रयूमर्स जैसा ही है। पार्क ने पूछा कि क्या वो प्रोफेसर टॉडलर है, और उस आदमी ने स्माइल के साथ हाँ कहा। वाइवर्न ने अपने पंख फड़फड़ाए और प्रोफेसर उसे एकदम शॉक होकर देखते रह गए। उन्होंने पूछा कि क्या ये वही फेमस वाइवर्न है, और पार्क ने बताया कि रशियंस ने इसे पेंट कर दिया था ताकि लोग इसे कोई वाइल्ड वाला ना समझ ले। टॉडलर ने उसे थैंक्स कहा और बोला कि एक पल के लिए ही सही उन्हें सच में ड्रैगन नाइट वाली वाइब आई। पार्क ने मजाक किया कि प्रोफेसर का ट्रांसलेटर एकदम मस्त काम कर रहा है। प्रोफेसर ने प्राउडली उसे दिखाया और कहा कि जैसे ही उन्हें मीटिंग के बारे में पता चला उन्होंने सबसे महंगा वाला खरीद लिया। पार्क ने थोड़े डाउट के साथ आसपास देखा और पूछा कि क्या यह सच में लंदन है। प्रोफेसर ने कहा कि पूरा इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा है, पर लंदन में तो टोटल केओस है और सनसेट के बाद तो हालत और भी खराब हो जाती है। पार्क समझ गया और आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गया। उसने एक पोर्टल खोला और अपने वाइवर्न बिरेयोंग को बुलाया। बिरेयोंग धीरे से उसके अंदर चला गया, जबकि प्रोफेसर उसे हैरानी से देखते रहे। वो पोर्टल एक ऐसी जगह खुलता था जहां बहुत सारे भेड़िए थे। दूसरी तरफ पोर्टल बंद होने से पहले उन्होंने वाइवर्न को बाहर आते देखा। फिर सब उसके आसपास इकट्ठा हो गए। बिरेयोंग जोर से दहाड़ा और भेड़ियों ने भी वापस चिल्लाकर जवाब दिया। किसी ने कहा कि ये पक्का न्यूज वाला वही वाइवर्न होगा। दूसरे ने कहा कि लोग कहते हैं कि वो दूसरे पालतू जानवरों के साथ एक फार्म पर रहती है। पूरी तरह से स्वीटहार्ट्स थे। इस बीच लाल कार चलती ही रही और प्रोफेसर अभी भी जो उसने देखा था उससे हैरान दिख रहा था। उसने कहा कि इतनी बड़ी वाइवर्न को पोर्टल से गुजरने के लिए दूसरी तरफ की जगह कम से कम लेवल 3 होनी चाहिए। पार्क ने कहा कि वो काफी इन्फॉर्म्ड है। प्रोफेसर ने जवाब दिया कि पार्क हाल ही में खबरों में सबसे बड़ा टॉपिक रहा है। उसने जोड़ते हुए कहा कि वो आखिरकार मिलकर बहुत खुश है, लेकिन पार्क उतना उत्साहित नहीं था। उसके लिए वह आदमी एक ऐसे साइंटिस्ट जैसा लग रहा था जो टेस्ट करने को बेताब हो। जैसे ही वे खंडहरों से तट की ओर ड्राइव कर रहे थे, जीव नदी में तैर रहे थे। पार्क ने पूछा कि लैब लंदन में है या नहीं, और प्रोफेसर ने कहा कि वो शहर अब मूल रूप से अतीत बन चुका है। इंग्लैंड की नई राजधानी न्यू डोवर थी और वहीं लैब बनाई गई थी। पार्क ने पूछा कि शुरू से ही वे वहां क्यों नहीं मिले। प्रोफेसर ने कहा कि उससे पहले यहां से सामग्री लेनी थी, खासकर हालिया बॉम्बिंग्स के बाद जहां खून के क्रिस्टल हर जगह बिखरे हुए थे। उसने बताया कि वो तुरंत टेलीपोर्ट स्टेशन बनाने की पढ़ाई कर रहा है, ऐसे पोर्टल जो जीवों को बुला सकें। वह मानता था कि रिफ्ट इवेंट्स के दौरान मॉन्स्टर पोर्टल्स भी उसी तरह काम करते हैं, अगर इंसान इसे इस्तेमाल कर सके। तो उसने कहा तो मॉन्स्टर्स फिर कभी मानवता की प्रोग्रेस को रोक नहीं पाएंगे। पार्क ज्यादा भरोसा नहीं दिखा रहा था, लेकिन उसने शालीनता से कहा कि यह अच्छा लग रहा है। प्रोफेसर बात जारी रखते हुए कहता रहा कि अब नदियों और एयर रूट्स दोनों ब्लॉक हो गए हैं। अगर कुछ नहीं बदला तो मानवता अलग थलग हो जाएगी और सर्वाइवल और भी मुश्किल हो जाएगा। जब कार नदी के पुल को पार कर रही थी, प्रोफेसर ने अजीब तरह से कबूल किया कि वह शायद बहुत ज्यादा बात कर रहा है। पार्क ने जवाब नहीं दिया। वह आगे की सड़क को घूर रहा था। वह आदमी पूछता है कि पार्क इतनी जल्दी में क्यों मिलना चाहता था, लेकिन पार्क ने बीच में ही कटकर कहा, आवाज धीमी और सीरियस, सावधान। अगले सेकंड में ब्रिज ऊपर की तरफ फट गया, जैसे नीचे से कुछ बहुत बड़ा उभरा हो। एक विशाल स्पर्म वेल अपनी स्नाउट से रोड को चीरते हुए कार को पीछे की तरफ उड़ाते हुए धकेल दिया। घबराहट में व्हील पकड़ते हुए प्रोफेसर चिल्लाया, वो वेल है क्या? पर पार्क को उससे भी ज्यादा दिखा। उसने तुरंत उसका स्टेटस पढ़ लिया, लेवल C2, इंटीग्रिटी 18, और फिर चीज और बिगड़ गई। एक बड़ा शार्क पानी से कूद आया और पास में टेंटेकल्स उठने लगे।
कार हवा में घूमते हुए भी प्रोफेसर व्हील को कसकर पकड़कर डर में चिल्लाता रहा। वो मेगालोडॉन है। टूटे हुए ब्रिज के नीचे एक क्रूर लड़ाई पहले ही चल रही थी। व्हेल बना मेगालोडॉन। कार पानी की तरफ गिर गई और उसके पीछे व्हेल धड़ाम से गिरा। मिलिट्री फोर्सेज तुरंत अंदर धकेल दी। ऊपर हेलीकॉप्टर और सोल्जर्स मोटर बोर्ड पर पानी के ऊपर स्किमिंग कर रहे थे। एक हेलीकॉप्टर ने रिपोर्ट किया कि एक छोटी कार टकरा गई है और तुरंत सिविलियन रेस्क्यू का ऑर्डर दिया। बोर्ड पर एक सोल्जर ने पूछा कि बैकअप कौन लाएगा, और जवाब जल्दी ही आया। डेविड और सिल्वा, वो लेजेंडरी जोड़ी जिसमें पावरफुल मसल क्वीन भी शामिल है। डेविड, एक बड़ा आदमी पॉनीटेल वाला, जिसने कमांड ले ली और पूछा कि क्या रेड कार प्रोफेसर टॉडलर की है। एक सोल्जर ने कहा, लगता तो वही है। डेविड कूद गया। उसकी चमकती आंखें नीचे के पानी को रोशन कर रही थी और उसने जल्दी से कार ढूंढ ली, पर वो खाली थी। पार्क ने मेगालोडॉन को एक बहुत छोटी वेल का पीछा करते देखा। शार्क लगभग उस पर था, पर व्हेल आखिरी सेकंड में मुड़कर बच निकला। एक पल बाद वो पानी से बाहर फट कर निकला। एक बड़ी जल दीवार उभरी और शार्क ने सैवेज जंप में उसका पीछा किया। ऊपर से अराजकता देखते हुए सैनिक गोलीबारी के लिए तैयार हो गए। फिर किसी ने रुकने के लिए चिल्लाया। व्हेल की फिन पर लोग खड़े थे। वो पार्क और प्रोफेसर टॉडलर थे, दोनों जीवित। पार्क ने शार्क की जानकारी चेक की। लेवल D3 यंग स्पेसिमेन। उसने हाथ उठाया और टॉर्नेडो यूज किया। नीली लाइट शार्क के चारों ओर लिपट गई। वो स्पिनिंग वॉर्टेक्स में खींच ली गई। एक सैनिक ने घूरते हुए कहा कि यह वही टॉर्नेडो जैसा है जो उसने पहले इस यूट्यूब चैनल पर देखा था। सतह पर वापस डेविड ने शॉक में बड़बड़ाया, ये वही है, ड्रैगन नाइट। फिर पार्क ने अपने फायर फेयरीज को बुलाया। टॉर्नेडो एक विशाल फायर व्हर्ल में बदल गया। व्हेल सुरक्षित होने के बाद मिलिट्री ने इसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ी। हेलीकॉप्टर तेजी से पास आए और जलती शार्क पर फायर ओपन किया। इसी बीच प्रोफेसर अभी भी व्हेल की फिन से चिपके हुए थे। जो देख रहे थे उससे पूरी तरह हैरान। उसके दिमाग में वह इसे मान ही नहीं पा रहा था। पार्क ने एक मेगालोडन को फायर टॉर्नेडो में फंसा दिया था। फिर पार्क ने व्हेल की ओर देखा और पूछा कि उसकी मां की बदला लेने से उसे बेहतर लगता है। जेव ने जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों में धन्यवाद झलक रहा था। फिर वो गहराई में वापस डुबकी लगा दी। नीचे एक सिपाही ने जलते मेगालोडन को डूबते देखा और चिल्लाया, ये नीचे जा रहा है। शार्क समुद्री तल में टकरा गया और पार्क ने देखा कि उसकी लेवल अप हो गई है, जबकि उसका वाटर अफिनिटी स्किल गायब हो गया। बाद में कहीं शांति भरी जगह वे एक छोटे से क्लिफ के पास वाले कॉटेज में थे। टेबल पर कॉफी और बिस्किट्स रखे हुए थे। प्रोफेसर ने पूछा, पार्क, तू ठीक से सोया था? पार्क ने हाँ कहा, समुंदर की ओर देखा और बोला, यह जगह एकदम इनक्रेडिबल है। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। उसी वक्त पास के पानी से एक व्हेल कूद आया। प्रोफेसर टॉडलर ने कहा कि मॉन्स्टर अटैक की वजह से ब्लू वेल्स काफी रेयर हो रही हैं, पर वो वाला लकी होकर बच गया। पार्क मुस्कुराते हुए बोला, गांव तो सच में एंड ऑफ द वर्ल्ड जैसा लग रहा है। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। इंग्लिश फोर्सेज बहुत समय से मॉन्स्टर्स के जाल में फंसी थी। भागने की कोई जगह नहीं बची, इसलिए देश ने ऐसी दीवारें बनाना शुरू किया जो कोई तोड़ ना सके। पर प्रोफेसर ने मान लिया कि वह अभी भी उस रात को लेकर सोचते ही नहीं रुक पा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्क कितने सारे क्रिएचर को कंट्रोल कर सकता है। यह देखकर वह हैरान था, लेकिन असली शौक तो फायर टॉर्नेडो था। इसे खुद देखना बिल्कुल अनरियल लगा। इसी बीच पार्क चुपचाप अपनी कॉफी की चुस्की ले रहा था। प्रोफेसर ने जोड़ दिया कि अब तक कोई भी जागा हुआ इंसान चारों एलिमेंट्स, वाटर, फायर, अर्थ और एयर को एक साथ कंट्रोल नहीं कर पाया है। जिज्ञासु होकर उन्होंने पूछा, जागने से पहले पार्क की जिंदगी कैसी थी? पार्क ने कहा कि वो पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ जी रहा था, जब तक कि वह अचानक एनिमल किंगडम में नहीं पहुंच गया। उससे सब कुछ बदल गया। फिर पार्क ने पूछा, क्या तू स्पेशल एनर्जी मीटर बनाया था? प्रोफेसर ने गर्व से कहा हाँ, और पूछा, क्या तुझे ये पसंद आया? पार्क ने तुरंत जवाब दिया, ये किस लॉज पर बेस्ड है? हैरान होकर प्रोफेसर ने पूछा, क्यों? पार्क ने बताया कि हर बार जब उसकी एनर्जी मापी जाती थी, उसे लगता था कि कोई देख रहा है। एक अजीब सा एहसास था कि कुछ उसे देख रहा है। माहौल भारी हो गया। प्रोफेसर टॉडलर असहज दिखा और पार्क आगे बढ़ा। उसने कहा कि यह उस ग्रह से जुड़ा है जिससे वह वापस आया था। वो दुनिया टूट गई थी और अब उसके टुकड़े धरती पर डंजन्स की तरह दिख रहे हैं।
और वो लेवल 4 डंजन सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े थे जो पहले की पूरी दुनिया थे। जो दोस्ताना जानवर वो जानता था वो सब गायब हो गए। उनकी जगह लिजर्डमैन और ऐसे और क्रिएचर आ गए जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने पूछा कि उसके पुराने दोस्त कहाँ गए, वह 1000 सालों में क्यों नहीं बूढ़ा, और जब भी उसकी एनर्जी मापी जाती है तो उसे कौन देख रहा है। इस बार प्रोफेसर ने मान लिया कि पार्क सही था। उसने कहा कि ये सारे सवाल, यहां तक कि पार्क की अचानक भाषा और राइटिंग में इंटरेस्ट भी, सब जुड़े हुए थे। फिर उन्होंने फ्लोर में एक हैच खोला और सीढ़ियों से नीचे गए। वहां प्रोफेसर ने अपना असली लैब दिखाया। पार्क ने नोट किया कि यह कितना गहरा है और प्रोफेसर ने कहा कि इसे न्यूक्लियर ब्लास्ट तक झेलने के लिए बनाया गया है। हालांकि यह उसका पर्सनल लैब था, असल में यह सरकार की थी और पार्क पहला आउटसाइडर था जिसे अंदर आने की अनुमति मिली। नीचे पहुंचकर प्रोफेसर ने एक कोड डाला और दरवाजा धीरे धीरे खुला। यही है, उसने कहा। फ्लैशलाइट से कमरे को रोशन किया। पार्क चुप हो गया जबकि वह चारों ओर देख रहा था। लैब बहुत बड़ा और पूरी तरह गड़बड़ था। सामान हर जगह बिखरा हुआ था, लेकिन प्रोफेसर हंसा और कहा कि यह पूरी तरह स्टॉक्ड है। भाई, उसने एनालिसिस का गेयर, टेस्ट सैंपल्स और एक रोबोट भी दिखा दिया जो कोड से प्रोजेक्ट्स रिबिल्ड कर सकता है और आवाज पहचानता है। एक और बेंच पर पत्थर और फ्लास्क रखे थे जिनमें डंजियन के मिनरल्स टेस्ट हो रहे थे, और मॉनिटर पर पार्क की गुफा में लिखे नोट्स दिख रहे थे। प्रोफेसर ने कहा कि यह सब चीजें पिछले 2 महीने में डंजियन से इकट्ठा की गई थी, और सबसे कूल बात यह थी कि उनमें लिखावट और इंसानी भाषा मिली, यानी पार्क की भाषा। वो इंस्क्रिप्शन पिछले 21 दिन से हर डंजियन में बार बार दिखते आ रहे थे। पार्क हैरान रह गया। उसने पूछा कि क्या एक ही डंजियन के कई वर्जन हो सकते हैं, और प्रोफेसर ने हाँ में सिर हिलाया। सामान डंजियन दुनिया भर के शहरों में लेवल 2 से लेवल 5 तक दिखने लगे और अलग अलग टाइम पर पॉप अप होते रहे। इससे पार्क को वो बात याद आई जो मिसो ने एक बार कहा था, डंजियन उन जागे हुए लोगों के पास खुलते हैं। शायद वो सिर्फ प्लेनेट के फ्रेगमेंट नहीं है, शायद डंजियन खुद को कॉपी कर रहे हैं। पार्क ने पूछा कि क्या प्लेनेट डुप्लीकेट होकर टुकड़े टुकड़े हो गया है। प्रोफेसर ने कहा कि अब तक की सबसे बेस्ट थ्योरी वही है। फिर पार्क ने वहां रहने वाले जानवरों के बारे में पूछा। प्रोफेसर ने इकरार किया कि उसे भी वही जवाब चाहिए था। पार्क ने पूछा कि क्या इसलिए ही वह इस मीटिंग को चाहता था। बिल्कुल, प्रोफेसर ने कहा। उसने उत्सुकता से पार्क के हाथ पकड़ लिए। उसने कहा कि वह आशा करता है पार्क उसकी मदद करेगा यह समझने में कि डंजियन कैसे अपीयर होते हैं और गायब। किसी ने हाल ही में उसे कांटेक्ट किया, वही इंसान जो उन इंस्क्रिप्शन का पीछे था। पार्क का लेटर मिलने के बाद से वो बेताब रहता है, बैठ नहीं पाता। वह जवाबों के लिए पागल था और पार्क को ड्रैगन नाइट कहता रहा। पर पार्क थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। अंदर से उसे लगा कि प्रोफेसर असल में ज्यादा नहीं जानता। इसे महसूस करके प्रोफेसर ने टॉपिक बदल दिया और स्पेशल एनर्जी मीटर का जिक्र किया, कहता हुआ कि अब दिखा सकता है। उसने बॉक्स में झांका, अचानक चिल्लाया कि मिल गया और एक अजीब पत्थर निकाला, खुशी से मुस्कुराते हुए दिखाया। फिर पार्क को पूछने दिया कि ये क्या है। प्रोफेसर ने उसे हाथ में लेकर बताया कि ये एक मेमोरी स्टोन है। उसने पार्क से कहा कि इसे पकड़ ले और आंखें बंद कर दे। पार्क ने बिना हिचकिचाए कर दिया। पत्थर तुरंत चमकना शुरू हो गया। जैसे ही पार्क ने आंखें बंद की, उसे वही अजीब इंस्क्रिप्शन फिर दिखे और वही डरावनी नजर उसके ऊपर महसूस हुई। जब उसने पढ़ा कि उसका डेटा रिकॉर्ड हो गया है तो वह तुरंत आंखें खोल गया, तनाव में। प्रोफेसर ने जल्दी से पूछा कि कैसा महसूस हुआ। पार्क ने बेचैनी से कहा कि जब वह इसे पकड़ रहा था तो उसे साफ तौर पर कुछ उससे घूर रहा महसूस हुआ। प्रोफेसर ने कहा कि हर कोई अलग अलग रिएक्ट करता है, पर संवेदनशील लोग अक्सर वही महसूस करते हैं। पार्क ने फिर पूछा कि क्या उस पत्थर से कोई मीटर बनाया जा सकता है। प्रोफेसर ने हाँ कहा, लेकिन जोड़ते हुए बताया कि उसने खुद वो पत्थर नहीं बनाया था। हैरान होकर पार्क ने पूछा कि उसका मतलब क्या है, और प्रोफेसर ने शांति से समझाया। वह पत्थर बड़े आपदा वाले दिन पोर्टल के पास गिरा था। बाद में ही उन्हें पता चला कि यह क्या कर सकता है। पार्क ने पूछा कि क्या यह सच में आकाश से गिरा था। प्रोफेसर ने कहा यूरोप को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसे एक गिफ्ट मिला, डिवाइन स्टोन। यह आपदा के उसी दिन प्रकट हुआ। उसमें जो नॉलेज था उसकी वजह से उन्होंने स्पेस एक्सप्लोर करना शुरू किया और ढेर सारे डिवाइस बना डाले। फिर उसने पार्क को कई वायल वाला बॉक्स दिखाया और बोला, यह उन इन्वेंशन में से एक है। उसके अंदर एक होल्डर था जिसमें मेमोरी स्टोन लगा हुआ था।
पार्क ज्यादा इंप्रेस्ड नहीं लगा तो प्रोफेसर ने बताया कि उसने स्टोन की पूरी इंफॉर्मेशन डिवाइस में ट्रांसफर कर दी है। उसने समझाया कि स्टोन कॉन्टैक्ट से डेटा स्टोर करता है, इसकी लिमिट है, लेकिन फिर भी यह बढ़िया चल रहा है। फिर उसने बॉक्स पार्क को सौंप दिया और बोला इसे टच कर ले। पार्क ने तुरंत अपना हाथ डिवाइस पर रख दिया। रिजल्ट देखते ही प्रोफेसर एक्साइटेड हो गया। बोला कि पार्क ने सिर्फ 3 महीने में एनर्जी लेवल भी पास कर लिया, जो उसके जैसे किसी के लिए भी अनहेड था। पार्क ने पूछा, क्या यह सच में पोर्टेबल मीटर है? प्रोफेसर झटपट हाँ कह दिया, लेकिन अभी भी इसे छोटा करना चाहता है। फिर उसने एक और डिवाइस निकाला जो उसने खुद बनाया था और पार्क को दिखाया, जिसने पूछा कि क्या यह भी वही स्टोन यूज करता है। प्रोफेसर ने हाँ कहा और जोड़ दिया कि इसमें एक्स्ट्रा फीचर है। उसने बताया कि स्टोन बहुत सारा डेटा रख सकता है और फिजिकल ट्रेट्स दिखा सकता है। पार्क ने स्क्रीन पर एजिलिटी देखी और पूछा वो किस तरह के ट्रेट्स की बात कर रहा है। प्रोफेसर ने बताया कि ये स्ट्रेंथ और डेक्सटेरिटी भी माप सकता है, जिससे एनर्जी लेवल के साथ साथ रॉ फिजिकल एबिलिटी पर भी बेस्ट टीम बन सके। पार्क चुपचाप रह गया, समझते हुए कि अब तक कोई भी अवेकनड व्यक्ति दूसरे की स्टैट्स नहीं देख पाता था। एक्साइटेड होकर मुस्कुराते प्रोफेसर ने पूछा, पार्क का क्या थॉट है? पार्क ने कहा कि प्रैक्टिस में पहले कभी भी किसी और अवेकनड व्यक्ति की स्टैट्स देखने का तरीका नहीं था। प्रोफेसर ने बताया कि प्रोटोटाइप रेडी है और पार्क को अगले दिन डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए इनवाइट किया। पार्क ने बॉक्स वापस सौंप दिया और हाँ कह दिया, लेकिन फिर उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी दिखाने वाली स्क्रीन फ्लैश करने लगी। एक एरर मैसेज पॉप अप हुआ और प्रोफेसर ने हैरान होते हुए कहा कि कल ऐसा नहीं हुआ था। थोड़ा शर्मिंदा होते हुए उसने पार्क से एक पल रुकने को कहा। उसने डायरेक्टर को कॉल किया और कहा कि डिवाइस की समस्या के कारण डेमो कैंसिल करना पड़ेगा। जब वो ऐसा कर रहा था, पार्क ने उसके और सोंगी के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा। फिर जब उसने देखा कि उन्होंने वही गुफा का कोट इस्तेमाल किया जो उसे नापसंद था, तो उसे झुंझलाहट हुई। हैंग अप करने के बाद प्रोफेसर ने कहा कि वह बात जारी रखना चाहता है, लेकिन कुछ इमरजेंट आ गया था। पार्क ने उस मौके का फायदा उठाकर पूछा कि क्या उसे पता है वो पत्थर कहां से आते हैं। प्रोफेसर ने तुरंत जवाब दिया, मेमोरी स्टोन्स उरुका ग्रह पर माइन किए जाते हैं। पार्क की गिल्ड में वापस शाम ढल रही थी। गुनवू और युवा भिक्षु रेत में खेल रहे थे जब एक डार्क फिगर उनके ऊपर गिरा। वो चोई था। वो 2 तलवारों के साथ खड़ा था जिन पर ताजा खून लगा हुआ था। गुनवू जम गया और एक भिक्षु ने फुसफुसाते हुए कहा कि वो खून है। चोई ने लड़कों को देखा जब वे खड़े हुए। गुनवू पहले ठीक हुआ और पूछा कि वह कौन है। अपने कपड़े और चेहरे पर खून के साथ चोई ने पूछा कि क्या वह वाकई गुनवू है। दूसरी ओर पार्क को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो प्रोफेसर से रुका के बारे में पूछता रहा। प्रोफेसर ने कहा कि मेमोरी स्टोन्स इतना रेयर नहीं है। वे एक ही वेवलेंथ पर मिलते हैं जब तक कि उन्हें तोड़ा ना जाए। अगर ब्लड क्रिस्टल बैटरी जैसे होते तो मेमोरी स्टोन्स डेटा डिवाइस जैसे होते। हाई एल्व्स इन्हें कनेक्टेड रहने के लिए इस्तेमाल करते थे और पार्क ने पूछा कि वो एल्व्स कौन है। प्रोफेसर ने बताया कि वे हाई रैंकिंग बीइंग्स हैं। उसने कहा कि एनर्जी स्कैनर सिर्फ एक साइड बेनिफिट था। असली टारगेट था एल्वस के लिए एक नेटवर्क बनाना और बाद में पूरी धरती के लिए भी। हंसते हुए उसने कहा कि धरती पर आए एल्व्स ने उन्हें ये सब बताया। ओरुका में एल्व्स इन पत्थरों से एनर्जी क्लास और बाकी ट्रेट्स पढ़ते थे, इसलिए उनके सामने कुछ भी छुप नहीं सकता। पार्क हैरान रह गया और सोचा कि क्या उन्होंने भी वही स्टेटस विंडो देखी जो उसने देखी थी। जब उसने अपना खोल दिया तो प्रोफेसर की पूरी इन्फो, रैंक, क्लास, जॉब और बेसिक ट्रेट्स देखकर वो शॉक हो गया। फिर स्क्रीन ग्लिच हो गई और फ्लैश करने लगी। सिग्नल नहीं आया। पार्क ने जीभ चटकाई, सोचते हुए कि सिस्टम फिर से बग हो रहा है। प्रोफेसर ने देखा कि पार्क दिमाग से बाहर हो गया और अजीब ढंग से कहा कि उसे बॉक्स ठीक करना पड़ेगा, चाहे पूरी रात जगा रहे। उसने कहा कि वह लैब नहीं छोड़ेगा जब तक इसे सॉल्व नहीं कर लेता। पार्क बस मुस्कुराकर बोला कि वो कोई परेशानी नहीं बनना चाहता। प्रोफेसर ने उससे थोड़ा और इंतजार करने को कहा क्योंकि एक गाइड जल्दी ही आएगा उसे इधर उधर दिखाने के लिए। जाते हुए उसने पार्क को कहा कि ज्यादा दूर मत भटकना। मुख्य सड़क में देखने को बहुत कुछ था और वादा किया कि कल और बातें करेंगे। अकेला रहकर पार्क लैब में इंतजार करता रहा और इधर उधर देखा।
स्क्रीन पर उसने पढ़ा कि डंजन्स के अंदर 2 गुना तेजी से मूव करता है और चट्टानों की मार्किंग्स 200 साल से भी पुरानी है। जितना ज्यादा पढ़ता गया उतना ही सब कुछ एब्सर्ड लगता गया। उसके सामने एक टेबल पर कई अलग अलग आकार और साइज के मेमोरी स्टोन्स रखे थे। पार्क ने एक उठाया और फिर से मैसेज देखा कि वे उसे देख रहे हैं और उसका डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर उसे समझ आया, शायद हाई एल्व्स को पता था कि कौन उसे ऑब्जर्व कर रहा है और बड़ी आपदा का कारण क्या था। उसने तय किया कि अब खुद ही अरुका जाना पड़ेगा। इसी वक्त एक बंदा सीढ़ियों से नीचे आया और उसका नाम बुला रहा था। पार्क घुमा और पूछा, तू गाइड है क्या? वो बंदा खुद को विलियम बताता है, लॉरेंस कॉरपोरेशन से, और कहता है कि वो मेजरमेंट रिसर्च में काम करता है। पार्क फटाफट कहता है, यार मुझे एक जगह जाना है। स्क्रीन की तरफ इशारा करके बोला, क्या मैं उस जगह तक पहुंच सकता हूं? विलियम समझाता है, यह लंदन का साउथ पोर्टल है, 11वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के जोन में। विलियम पूछता है, डंजियन स्वीप में चलना है क्या? पार्क तुरंत हां बोलता है। थोड़ा अटकल में फिर भी विलियम कहता है, मैं तुझे वहां ले चलूंगा। उसी वक्त प्रोफेसर टॉडलर अपने ऑफिस में बग का कारण खोज रहा था। उसने सब चेक किया, कुछ भी खराब नहीं मिला। समझ नहीं आया कि यह ग्लिच सिर्फ पार्क पर ही क्यों आ रहा है। फिर दरवाजा खुला, कोई प्रोफेसर की जगह अंदर घुसा। वो डेविड था। उसने हाय कहा और पूछा, ड्रैगन नाइट कहाँ है? वो उसे क्लोज देखना नहीं चाहता था। प्रोफेसर बोला, प्रॉब्लम थी, गाइड सब सॉल्व कर रहा है। डेविड निराश दिखा पर फिर भी पूछता रहा, पार्क सच में चला गया क्या? प्रोफेसर ने हाँ कहा, फिर बोला, स्कैनर पर हाथ रख दे जब तू वहां है। डेविड ने किया। क्यूरियसली स्क्रीन तुरंत उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी दिखा दी। प्रोफेसर खुश हो गया, मशीन बिंदास चल रही थी। डेविड ने समझा ये नंबर उसके फिजिकल स्टैट्स हैं और इंप्रेस्ड होकर घूर गया। प्रोफेसर ने कहा कि उन्हें एक रैंक सी अवेकेंट से यही उम्मीद थी, जिसने पहले ही अपनी स्ट्रेंथ केप को हिट कर लिया है। डेविड खुश तो था, पर उसने बोला कि उसे चैन तभी मिलेगा जब ये नंबर्स 4 डिजिट्स में पहुंच जाएंगे। तब तक उसे अभी और ट्रेनिंग करनी होगी। यह सुनकर प्रोफेसर की आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा जवाब मिल गया हो। डेविड ने कहा कि वो ड्रैगन नाइट को ढूंढने जा रहा है। गुड बाय बोला और वहां से निकल गया। प्रोफेसर बस उन्हीं शब्दों पर अटक कर रह गए, 4 डिजिट्स। वो कीबोर्ड की तरफ लपके और बुदबुदाने लगे कि 999 हमेशा से टॉप लिमिट रही है। फिर उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर पार्क का डेटा इसके भी पार चला जाए? उन्होंने कैप को बढ़ाकर 999 किया और जैसे ही ऐसा किया, वो रिजल्ट देखकर शॉक में आ गए और उनके मुंह से गली निकल गई। लैब के बाहर एक जायंट मॉन्स्टर को भारी जंजीरों से जकड़कर रखा गया था, जो उसके चारों तरफ लगी 4 वॉर मशीनों से बंधी थी। जैसे ही वहां से एक ब्लैक कार गुजरी, एक आदमी ने समझाया कि उस दरिंदे को रिसर्च के लिए कैप्चर किया गया है। वो वैसे भी मरने ही वाला था, इसलिए कंपनी ने उसे खरीद लिया। विलियम कार चला रहा था, जबकि पार्क चुपचाप सब देख रहा था। तभी विलियम ने कहा कि वो पहुंच चुके हैं। आगे एक मिलिट्री कैंप के अंदर एक चमकता हुआ ब्लू पोर्टल था। विलियम ने समझाया कि ये एक लेवल 5 डंजन है जो जायंट टीडों से भरा है और फटने से पहले इसके पास सिर्फ 18 घंटे बचे हैं। पास में एक वीडियो चल रहा था जिसमें एक फेमस कॉमेडियन टिड्डे की ड्रेस पहने चिल्ला रहा था कि वो किसी बंदे को मार देगा, और नीचे स्लोगन था, आगे बढ़ो वॉरियर्स, क्रेजी टिड्डा तुम्हारा वेट कर रहा है। विलियम हंसा और बोला कि सोल्जर्स उस कॉमेडियन की फेम से पैसे छाप रहे हैं। थोड़ी दूर पर पार्क ने नोटिस किया कि एयरक्राफ्ट्स एक विशाल वाइवर्न से लड़ रहे थे। उसने पूछा कि क्या अटैक पहले ही शुरू हो चुका है, तो विलियम ने बताया कि आधे से ज्यादा टेरिटरीज में हमेशा जंग चलती रहती है। डंजन के इन्वेजन्स कभी भी असली में रुके ही नहीं थे। तभी कोई चिल्लाया, संभल के। एक गिरता हुआ हेलीकॉप्टर सीधा उनकी तरफ आया और जमीन पर जा गिरा। उसके ब्लेड्स टूटकर विलियम की तरफ लपके, पर पार्क ने उन्हें एक हाथ से पकड़कर वहीं रोक दिया। विलियम की बोलती बंद हो गई। तभी कोई चिल्लाया और पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने जवाब दिया कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, पर बाकी की प्लाटून पहले ही डंजन में घुस चुकी है। सोल्जर्स पार्क को घूरते रहे जब तक कि उनमें से एक ने उसे पहचान नहीं लिया, ड्रैगन नाइट। विलियम ने उसे थैंक्स कहा और पार्क ने सच में कंफ्यूज होकर पूछा कि क्यों। विलियम ने कहा कि उसकी जान बचाने के लिए। फिर उसने आगे कहा कि अब वो डंजन के एंट्रेंस की तरफ चल सकते हैं।
उसने यूनिफॉर्म में एक ग्रुप की तरफ इशारा किया और बताया कि वो लॉरेंस कॉरपोरेशन की कॉम्बैट टीम है। वो सब रैंक के वाले थे और स्पेशली उसके लिए चुने गए थे। उसने सबसे आगे खड़े आदमी को फिनिक्स स्क्वाड के लीडर के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया। रॉबर्ट ने पार्क को ग्रीट किया और खुद को सेकंड फिनिक्स का कैप्टन बताया। पार्क को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उनके पास से गुजर गया और बोला कि उसे किसी टीम की जरूरत नहीं है। वो अकेला अंदर जा रहा था। विलियम दंग रह गया और उसे समझाने की कोशिश की कि ये लेवल 5 डंजन है, पर पार्क ने उसे इग्नोर कर दिया। उसने उन्हें पीछे न आने के लिए कहा और पोर्टल के अंदर कदम रख दिया। अंदर पार्क ने अपनी इन्फो विंडो खोली और बुदबुदाया कि ये अभी भी ठीक से काम नहीं कर रही है। इसे बंद करते हुए वो चिढ़ा कि बी रैंक मॉन्स्टर्स की एनर्जी तो 1400 को भी टच नहीं कर रही। बाहर विलियम उसका नाम पुकारता रहा, पर पार्क ने पहले ही अपना गोल्डन ईगल फॉर्म ले लिया था और रोशनी में गायब हो गया। विलियम ने एक थकी हुई भरी रॉबर्ट ने कहा कि ऐसे बंदे का पीछा करने का कोई मतलब नहीं है जिसे हेल्प चाहिए ही नहीं। सोल्जर्स बुदबुदाने लगे कि पार्क उन्हें नीचा दिखा रहा है, जबकि बाकी कह रहे थे कि उन्हें फिर भी उसका पीछा करना चाहिए। विलियम ने रॉबर्ट से माफी मांगी, पर रॉबर्ट ने कहा कि सब ठीक है। वो अभी भी मिशन के ऑफिशियली शुरू होने का वेट कर रहे थे। सोल्जर्स पार्क के एटीट्यूड के बारे में बातें करते रहे, जबकि विलियम अपने बालों में हाथ फेरते हुए सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी एक रेड एसयूवी आकर रुकी और सबने उस तरफ देखा। डेविड हुडी पहनकर बाहर निकला और विलियम की तरफ हाथ हिलाया। पास आते ही उसने कहा कि सब पहले से ही यहां हैं और रॉबर्ट से पूछा कि वो बाहर टिड्डों का शिकार क्यों नहीं कर रहा। रॉबर्ट ने पलटकर पूछा कि दुनिया को बचाने वाला सो कॉल्ड हीरो खुद यहां क्या मटर गश्ती कर रहा है। डेविड ने अपना बचाव किया, पर रॉबर्ट ने सीधे सीधे कहा कि उसे दुनिया के 9th रैंक के फाइटर और इंग्लैंड के नंबर 1 को जज करने का पूरा हक है। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रॉबर्ट ने कहा कि उसे मिशन के लिए रेडी हो जाना चाहिए और वो फेयरवेल पार्टी में दोबारा मिलेंगे। डेविड ने आ भरी और पूछा कि क्या उसे वहां भी उस पियक्कड़ का चेहरा देखना पड़ेगा। पीछे खड़े कुछ सोल्जर्स बुदबुदाए कि इन पुराने दिग्गजों की बातें किसी को भी बीमार कर सकती हैं। जब वो सब खत्म हुआ तो विलियम ने आंखों में आंसू लिए डेविड को आवाज दी। डेविड हंसते हुए नीचे झुका और पूछा कि बेचारा विलियम रो क्यों रहा है और ड्रैगन नाइट कहां है। चिढ़कर विलियम ने बताया कि पार्क अभी अभी अकेला एक लेवल 5 डंजन में घुस गया है। डेविड की आंखें फटी की फटी रह गईं और विलियम ने आगे कहा कि पार्क इतनी तेजी से गया कि वो उसे रोक ही नहीं पाया। जमीन की तरफ देखते हुए विलियम बुदबुदाया कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। अगर पार्क को कुछ भी हुआ तो उसकी नौकरी पक्का चली जाएगी। डेविड अचानक जोर जोर से हंसने लगा, जिससे विलियम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा कि एक ड्रैगन नाइट से बिल्कुल यही उम्मीद की जा सकती है। जब विलियम उसे बस घूरता रहा तो डेविड बोला कि वो अभी तक पार्क को समझ नहीं पाया है, पर विलियम अपनी बात पर अड़ा रहा कि वो एक लेवल 5 डंजन था। डेविड ने इसे हवा में उड़ा दिया। उसने मजाक में कहा कि वो कैफे में पिंक आइसक्रीम खा रहा होगा और विलियम से कहा कि जब पार्क वापस आए तो उसे बता दे। तभी डेविड अचानक रुक गया। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो मुड़ा, पोर्टल की तरफ इशारा किया और चिल्लाया कि पार्क वापस आ गया है। विलियम को यकीन नहीं हुआ, पर पार्क वाकई बाहर आ गया और अपनी यूनिफॉर्म ऐसे झाड़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विलियम पूरी तरह शॉक होकर चिल्ला उठा। यह बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा था। इस बीच सोल्जर्स पोर्टल में घुसने से पहले अपना लास्ट गियर चेक कर रहे थे। वो बातें कर रहे थे कि कैसे पहले वाली कॉम्बैट टीमें वापस नहीं आई हैं और उन्हें शक था कि वो इस रिफ्ट को संभाल भी पाएंगे या नहीं। उनमें से एक ने पूछा कि क्या यह एरिया अब टिड्डों से भरने वाला है। दूसरे सोल्जर ने बताया कि नेशनल ब्यूरो ने पहले ही बैकअप बुला लिया है। एक आदमी ने नर्वस होकर पूछा कि क्या होगा अगर उनके अंदर रहते हुए ही रिफ्ट खुल जाए। पसीने से लथपथ उसके दोस्त ने कहा कि वो तो इसका इमेजिनेशन भी नहीं करना चाहता। तभी एक सोल्जर ने ऊपर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने पूछा कि क्या वो जो देख रहा है वो सच है। उसके पार्टनर ने पूछा कि उसका क्या मतलब है और सोल्जर्स भागकर रॉबर्ट के पास पहुंचे। उन्होंने विलियम को बताया कि पार्क वापस आ चुका है। रॉबर्ट को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बस वहीं खड़ा होकर इस बात को समझने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त विलियम राहत की सांस लेते हुए पार्क की तरफ भागा, जबकि डेविड उसे ड्रैगन नाइट पुकारते हुए चिल्लाया,
पार्क ने डेविड को तुरंत पहचान लिया और कहा कि ये वही पहले वाला हट्टा कट्टा आदमी है, पर इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाते, कोई चिल्लाया कि फायरबोर आजाद हो गया है। डेविड मुड़ा और उसने देखा कि वो विशाल दहकता हुआ दरिंदा सीधा उन्हीं की तरफ आ रहा है। विलियम कांपते हुए चिल्लाया कि वो एक फायरबोर है, पर डेविड उसे पहचानते ही बुरी तरह भड़क गया। उस ओवरसाइज्ड सुअर ने उसकी सबसे फेवरेट आइसक्रीम शॉप तबाह कर दी थी। उसी गुस्से में डेविड ने अपनी मुट्ठी भींची और चिल्लाया कि वो उसे अब और नहीं छोड़ेगा। फिर उसने मेगन स्ट्राइक का यूज किया और उसकी मुट्ठी ब्राइट ब्लू कलर में चमकने लगी। उसने सीधा सुअर के सिर पर दे मारा और उस मॉन्स्टर को एक ही ब्रूटल हिट में पीछे की तरफ उड़ा दिया। वो सोल्जर्स की तरफ जाकर गिरा और वो सब अपनी जान बचाकर वहां से भागे। सोल्जर्स दंग रह गए और कहने लगे कि इसीलिए डेविड को लिविंग स्टॉर्म कहा जाता है। पार्क मुस्कुराया, वो वाकई इंप्रेस था और बोला कि वो पंच सीरियसली बहुत स्ट्रांग था। डेविड उसके पास आया, पार्क से हाथ मिलाया और कहा कि वो इस बार ढंग से अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है। पार्क ने भी हाथ मिलाया और डेविड ने माना कि वो उस दिन के बाद से ही इस पल का वेट कर रहा था। कंफ्यूज होकर पार्क ने पूछा कि वो इसके लिए इतना एक्साइटेड क्यों था। डेविड ने कहा कि उसने पार्क को एक मेगालोडन का कीमा बनाते हुए देखा था और तभी से उसे लगा कि वो दोनों एक जैसे हैं। उसने पूछा कि क्या पार्क को पता है उसने ये सारी मसल्स कैसे बनाई, और पार्क हैरानी से जवाब का वेट करने लगा। डेविड ने प्राउडली बताया कि उसने पार्क की एक केव पेंटिंग देखी थी जिसमें वो जायंट केलों के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। सब हंसने लगे, पर डेविड ने कहा कि उस पिक्चर ने उसे इंस्पायर किया, इसलिए उसने भी केलों के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। हैरान होकर पार्क ने पूछा कि क्या वो सीरियस है, और डेविड ने कसम खाकर कहा कि हाँ। उसने एक फोटो भी निकाली और कहा कि यह उसके सबसे बुरे वक्त की फोटो है। पार्क उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो सब समझ रहा हो। जब डेविड बता रहा था कि उसने एक बनाना फार्म पर भी काम किया है और केलों ने उसे हमेशा ताकत दी है, यह सुनकर पार्क को याद आया कि केलों ने एक तरह से उसकी जान भी बचाई थी। वो ये देखकर हैरान था कि कोई उन ड्राइंग्स से कनेक्ट कर पाया जिनका बाकी सब मजाक उड़ाते थे। उसी वक्त पार्क ने डिसाइड किया कि उसे डेविड पसंद है। डेविड ने उसे कहा कि रैंकिंग्स की फिक्र मत करो और पूछा कि क्या वो सच में सिर्फ अपनी मसल्स के दम पर मॉन्स्टर्स को हरा सकता है। पार्क मुस्कुराया और बोला कि यह तो बहुत आसान है। एक्साइटेड होकर डेविड ने कहा कि वो पार्क को बिना किसी स्पेशल पावर्स के आमने सामने लड़ते हुए देखना चाहता है। पार्क तुरंत मान गया। विलियम ने उन्हें रोकने की कोशिश की और थोड़ा रुकने को कहा, पर उन दोनों में से किसी ने नहीं सुनी। वो सीधे पोर्टल के अंदर चले गए। विलियम और सोल्जर्स बस उन्हें घूरते रह गए, ये सोचकर कि वो अब क्या देखने वाले हैं। जल्द ही हर जगह हेडलाइंस छा गई। डेविड और पार्क ने रिफ्ट खुलने से बहुत पहले ही सिर्फ 40 मिनट में 15 बार डंजन क्लियर करके इंग्लैंड को बचा लिया था। लॉरेंस कॉरपोरेशन समेत हर एसोसिएशन ने पब्लिकली पार्क को थैंक्स कहा, यहां तक कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने भी उसे ऑनर किया और उसे एक नाइट बना दिया। मिसो और उसका बॉस शॉक में ये न्यूज पढ़ रहे थे। उसने कहा कि पार्क ने अभी अभी पूरे देश को बचा लिया है, पर उसका बॉस बस अपना सिर पकड़कर पूछने लगा कि क्या अभी भी उसकी तरफ से कोई खबर नहीं है। वो जानना चाहता था कि क्या उसका डंजन अभी तक क्लियर हुआ है या उन्हें अंदर कुछ यूजफुल मिला है। मिसो ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं मिला। उसने एक लंबी भरी, जैसे उसे पहले से ही यही उम्मीद थी। उसने मजाक में पूछा कि क्या वो कम से कम अपने पैसे वापस ले सकते हैं। वो चिढ़कर बोला कि एक लेवल 7 डंजन आने वाला है, इसलिए अभी पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ मिसो ने उसे चिढ़ाया और पूछा कि यह सारी देशभक्ति कहां से आ गई, जब उसका प्लान तो लेवल 7 डंजन आते ही भागने का था। उसने बात को इग्नोर किया, टॉपिक बदला और उससे कहा कि यह पता लगाए कि पार्क को जितनी जल्दी हो सके घर वापस कैसे लाया जाए। मिसो हंसी और बोली कि टेंशन मत लो, जैसे ही पार्क इंटरनेट देखेगा वो तुरंत वापस आ जाएगा। बॉस ने उसे क्यूरियोसिटी के साथ देखा और उसने बताया कि उन्होंने 1 घंटे पहले नया वीडियो अपलोड किया है और हीरो ने वहां बहुत बड़ा रायता फैला दिया है। बॉस ने उसे खोला और फिर पूरी तरह कंफ्यूजन में अपनी आंखें फाड़ ली। कहीं और हेलीकॉप्टर्स एक जायंट मॉन्स्टर पर फायरिंग कर रहे थे, जबकि पास में ही लोग डंजन क्लियर करने के बाद पार्टी कर रहे थे। फूटते पटाखों के नीचे ग्लासेस टकरा रहे थे।
और डेविड ने पार्क से कहा कि ये उसकी लाइफ का बेस्ट दिन है, उस दिन से भी बेहतर जब उसने टेंटकल शार्क को पकड़ा था। पार्क ने उसे थैंक्स बोला और कहा कि डेविड की मुक्को ने भी काफी कमाल दिखाया है। तभी डेविड ने पूछा कि क्या वो रशिया में सिल्विया से मिला था। पार्क को कोई आइडिया नहीं था कि वो कौन है, तो डेविड हंसा और बोला कि वो एक फेमस टेमर है। जैसे ही उसने पार्क के बारे में सुना, वो तुरंत रशिया उड़ गई और सिर्फ वही अकेली नहीं थी। ढेर सारे टीमर्स उससे मिलना चाहते थे। पार्क ने पूछा कि इतने सारे लोग उससे क्यों मिलना चाहते हैं। डेविड ने कहा क्योंकि वो एक ड्रैगन नाइट है। पूरी दुनिया में कोई भी टेमर वाइवर्न को वैसे हैंडल नहीं कर सकता जैसे वो करता है। पार्क को इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगी और उसने कहा कि ये तो असल में काफी इजी था। डेविड अचानक सीरियस हो गया और उसने वार्निंग दी कि वो किसी के जाल में ना फंसे। पार्क ने पूछा उसका क्या मतलब है, तो डेविड ने पूछा कि क्या उसने न्यूज़ नहीं देखी। हाल ही में एक आर्टिकल आया है जिसमें हीरो ने क्लेम किया है कि वो पार्क को बिना एक भी हिट खाए हरा सकता है। पार्क बस कंफ्यूज दिखा और उसने पूछा कि आखिर ये है कौन। हैरान होकर डेविड ने कहा कि वो दोनों एक ही कंट्री से हैं, हालांकि हीरो कहीं और चला गया था। पार्क ने आर्टिकल देखा और बोला कि उसने ये नाम पहले कभी सुना ही नहीं। डेविड ने एक लंबी सांस ली और समझाया कि हीरो दुनिया का नंबर 1 है, पर उस फेम के पीछे वो एक मनियाक और कातिल है। पार्क ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा कि लोग उस साइको और मर्डर क्यों बुलाते हैं। डेविड ने कहा कि हीरो ने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है। वो बेस्ट था, पर पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल था। डेविड को एक बार उससे लड़ने का चांस भी मिला था। जाहिर है वो हार गया, पर हीरो हंसा और बोला कि सिर्फ स्ट्रांग लोगों को ही फाइट जज करने का हक है और डेविड जैसे बेवकूफों को यह सीखने की जरूरत है कि दुनिया कैसे काम करती है। फिर एक ठंडी नजर के साथ हीरो ने कहा कि वो उसे एरोगेंस की कीमत दिखा देगा। डेविड ने बताया कि उसके बाद जो पिटाई हुई वो वाकई ब्रूटल थी। उसने हीरो की आंखों में शैतान देखा था और अपना जख्मी हाथ दिखाते हुए उसने कहा कि इसे ठीक करने में 8 मेजर सर्जरी लगी। यह सुनने के बाद भी पार्क को यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। डेविड ने आगे बताया कि जिन लोगों ने भी हीरो को चैलेंज किया, उनमें से कई अपनी जान गंवा बैठे, यहां तक कि सरेंडर करने से भी उनकी जान नहीं बची। इस वजह से उसका नाम किलर पड़ा। पार्क ने पूछा कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा। डेविड ने आ भरी और कहा कि यह तो कोई नहीं जानता, पर उसने फिर से वार्निंग दी कि हीरो को उकसाने की गलती मत करना। अभी भी कंफ्यूज होकर पार्क सोचने लगा कि उसने ऐसा क्या किया कि हीरो उसे टारगेट कर रहा है। तभी यह खबर तेजी से फैल गई कि हीरो ने अपनी हदें पार कर दी हैं और पार्क की टेरिटरी पर अटैक किया है। हीरो ने यहां तक क्लेम किया कि वो ये सब सेल्फ डिफेंस में कर रहा था। शौक होकर पार्क बुदबुदाया कि वो कमीना उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। डेविड को कुछ समझ नहीं आया कि पार्क क्या कह रहा है। वो बस उसे घूरता रहा। वापस पार्क के गिल्ड में कोई चिल्लाया और पूछा कि बॉस से कांटेक्ट करने में इतना टाइम क्यों लगा। पार्क ने उसे बीच में ही रोक दिया और ऑर्डर दिया कि उसे बताया जाए कि आखिर हुआ क्या है। जिन्होंने बताया कि हीरो जबरदस्ती अंदर घुस आया और चिल्लाने लगा कि अगर पार्क बाहर नहीं आया तो वो सबको जान से मार देगा। पेट्रोलिंग पर तैनात 2 वुल्स को तुरंत मार दिया गया। पार्क सन्न रह गया और उसने पूछा कि आखिर किसकी मौत हुई है। वो बार बार यही कहता रहा कि यह सच नहीं हो सकता। अगर उन पर अटैक हुआ था तो उसे अलर्ट मिल जाना चाहिए था, पर जब उसने अपनी स्टेटस विंडो खोली तो वहां सिर्फ नो सिग्नल दिखा रहा था। उसने गाली दी। स्टेटस विंडो के ग्लिच होने की वजह से वार्निंग फेल हो गई थी। गुस्से में उसने सोचा कि जब उसका झुंड मर रहा था तब बाकी सब क्या कर रहे थे। क्या वो बुरी तरह फंस गए थे कि बाहर तक नहीं आ पा रहे थे। वो चिल्लाया और पूछा कि सब लोग क्या कर रहे थे। किसी ने पलटकर जवाब दिया कि वो आखिर क्या उम्मीद कर रहा था। सामने हीरो था जो दुनिया का नंबर 1 है। पार्क भड़कने लगा। जिन्होंने स्क्रीन को घूरते हुए उससे भीख मांगी कि वो जल्दी वापस आ जाए। पार्क ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब वो वापस आएगा तो उन्हें इतनी कड़ी ट्रेनिंग देगा कि वो मरने की दुआ मांगेंगे। डेविड ने यह सब सुना तो पूछा कि क्या वो वाकई वापस जाना चाहता है। पार्क ने कहा कि उसे जाना ही होगा, पर डेविड ने वार्निंग दी कि यह साफ तौर पर हीरो का प्लान है। उसे नहीं पता था कि हीरो उसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है, पर पक्का इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। किसी टॉप रैंक वाले चैंपियन के लिए एक अनरैंक्ड रूकी का इस तरह मजाक उड़ाना नॉर्मल नहीं था।
और एक असली फाइट में कोई भी एक्सीडेंट बड़ी आसानी से हो सकता है। पार्क ने इसे इग्नोर कर दिया, कहा कि सब ठीक है और टॉडलर और विलियम से उसके लिए गुड बाय बोलने को कहा। डेविड ने कुछ नहीं कहा और बस उसे जाते हुए देखता रहा। वो काफी फिक्र में था। पार्क ने अपना वाइवर्न बुलाने के लिए हाथ उठाया, पर कुछ हुआ ही नहीं। वो बस वहीं खड़ा रह गया और कंफ्यूजन में अपना हाथ हिलाने लगा। टॉडलर, जो मॉनिटर से सब देख रहा था, सोचने लगा कि डेविड ने वो न्यूज क्यों निकाली। डेविड ने धीरे से कहा कि वो बस पार्क को थोड़ी देर और रोकना चाहता था और पार्क ये बात बाद में समझ जाएगा। इस बीच पार्क अपनी स्किल विंडो को घूर रहा था और काउंटडाउन देखते हुए उस और भी चिढ़ मच रही थी। आखिरकार विंडो वापस आ गई। उसमें दिखा, घुसपैठ, 2 भेड़िए मारे गए। उसने उनके नाम पढ़े और दुखी होकर उन्हें धीरे से दोहराया। फिर आखिरकार समनिंग स्किल एक्टिवेट हो गई। उसके बगल में एक पोर्टल खुला और भीड़ भरे हॉल में एक वाइवर्न बाहर आया, जिसे देखकर सब कानाफूसी करने लगे। डेविड बड़े चाव से उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, जबकि प्रोफेसर मॉनिटर पर हर चीज फॉलो कर रहे थे। स्क्रीन ने दिखाया कि यह स्किल अगले 23 घंटों तक फिर से यूज नहीं की जा सकेगी। प्रोफेसर ने एक चमकता हुआ नीला पत्थर उठाया, जो मेमोरी स्टोन और टेकोमाइट को मिलाकर बनाया गया एक नकली मिनरल अरुचोमाइट था। उन्हें रियलाइज हुआ कि पार्क की पावर्स बिल्कुल सुपीरियर एल्वस की तरह काम करती हैं। उसे पता चल गया कि जब पार्क ने अरुचोमाइट को छुआ तो उसने स्टेटस विंडो को ग्लिच कर दिया और स्पेशल एनर्जी से जुड़ी सारी स्किल्स को पूरे एक दिन के लिए बंद कर दिया। प्रोफेसर ने सोचा कि अगर इंसान भी एल्व्स की तरह ही एडवांस होते रहे तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। उसी वक्त बेस के ऊपरी हिस्से में एक फोन की घंटी बजी। डेविड ने फोन उठाया और डायरेक्टर ने पूछा कि क्या वो अभी भी पार्क के साथ है। डेविड ने कहा कि पार्क पहले ही जा चुका है और उसने सारा डेटा उस स्टोन में सेव कर दिया है। हैरान होकर डायरेक्टर ने पूछा कि क्या पार्क जल्दी निकल गया और डेविड को हेडक्वार्टर वापस आने को कहा। प्रोफेसर अभी भी मॉनिटर देख रहे थे जब उनके फोन की भी घंटी बजी। वो डायरेक्टर था जो पूछ रहा था कि क्या टेस्ट काम कर गया। प्रोफेसर ने कहा, हाँ, सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक रहा। डायरेक्टर मुस्कुराया और बोला कि अगर ये पार्क पर काम कर गया तो ये प्लैनेट एरुका के लोगों पर भी काम कर जाएगा। प्रोफेसर मान तो गए, पर उन्हें वार्निंग दी कि संभल कर रहें, क्योंकि एल्विस उनके करीबी दोस्त हैं। डायरेक्टर ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया कि दोस्ती हमेशा नहीं रहती और एल्व्स उन्हें कभी भी धोखा दे सकते हैं। प्रोफेसर ने उन्हें याद दिलाया कि इस प्रोजेक्ट से असली पैसे कमाने से पहले अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं। पर डायरेक्टर भड़क गया और बोला कि अवेकन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और एल्व्स के साथ ये अलायंस कभी भी टूट सकता है। टॉडलर ने बहस करने की कोशिश की, पर डायरेक्टर ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसने कहा कि जल्द ही लेवल सी असली पावर दिखाएंगे, इसलिए उन्हें इसे कंट्रोल करने का तरीका चाहिए। फोन रखने के बाद प्रोफेसर ने सोचा कि पार्क की पावर 80,000 तक पहुंच रही है और वो वंडर करने लगे कि क्या ये उसके जैसे मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए काफी होगा। जब वो बातें कर रहे थे, पार्क पहले ही अपने वाइवर्न पर बैठकर घर उड़ रहा था। उसका पूरा फोकस बदले पर था और वो अपने पीछे चल रही इस साजिश से बिल्कुल अनजान था। वो बस यही सोचता रहा कि हीरो की हिम्मत कैसे हुई उसकी जमीन पर कब्जा करने की, और उसने कसम खाई कि वो उसे कुचल देगा। वापस सुहो के गिल्ड में हान ने पूछा कि क्या हो रहा है, पर जुन्हो ने बस एक ठंडी आह भरी। फिर उसने अपना फोन दिखाया और कहा कि अब तो हम सब गए काम से। सबका चेहरा सफेद पड़ गया और मोक ने पूछा कि आखिर ये चल क्या रहा है। जिन्होंने फोन आगे बढ़ाया और उसे देखते ही सब सन्न रह गए। पार्क ने एक मैसेज भेजा था कि जिसकी वजह से भी ये सब हुआ है, उसे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाने लगे कि आखिर उन्होंने किया क्या है। हान लगभग रोने ही वाला था। उसने पूछा कि वो नंबर 1 रैंकर से कैसे निपटेंगे जब वो एक सी रैंक वाले को भी बड़ी आसानी से हरा देता है। तभी टीवी पर एक फोटो आई जिसमें वो तीनों हीरो के सामने खड़े दिख रहे थे। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग गिल्ड को घटिया और मंक को एक फ्रॉड बुलाने लगे। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें देश ही छोड़ देना चाहिए। हान ने बताया कि ये उसके वीडियो की एक क्लिप है और जिन्होंने आगे कहा कि ये कमेंट्स हीरो की गिल्ड फोरम से आए हैं जहां उन सबका मजाक उड़ाया जा रहा है। जैंग बुदबुदाया कि लोग वाकई बहुत घटिया होते हैं। जिन्होंने रोते हुए कहा कि विक्टिम होने के बावजूद कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा। जैंग ने हान से पूछा कि उसने वीडियो अपलोड ही क्यों किया, तो हान बोला कि वो बस हीरो को एक्सपोज करना चाहता था।
मंक ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, बेइज्जती तो पहले ही हो चुकी है। हान ने पलटकर जवाब दिया कि शायद किसी को पीकर आम लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए था, जिससे ब्यूरो उन्हें घसीट कर ले जाए। मोक का चेहरा लाल हो गया और उसने दूसरी तरफ देख लिया। वो बड़बड़ाया कि वो बस छोटे दुकानदारों की मदद करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका पाला इंसानी शक्ल वाले मॉन्स्टर से पड़ गया, जिन्होंने कहा कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनमें से कोई भी अब सेफ नहीं है, क्योंकि पार्क सच में बहुत गुस्से में है। मोंक ने बताया कि बाकी सब तो पहले ही नफरत से बचने के लिए गिल्ड छोड़कर छिप गए हैं। जेंग ने पूछा कि ब्यूरो वालों ने क्या कहा। हान ने जवाब दिया कि उन्होंने बस एक छोटी सी लाइन रिलीज की है। हमें खेद है, वो बस देखते रह गए, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बस इतना ही कहा गया। जेंग भड़क गया और बोला कि एक विदेशी इलीगली देश में घुस आया, उनकी टेरिटरी पर कब्जा किया, उन पर अटैक किया, इतना नुकसान किया, और फिर भी कोई उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। तभी हान अचानक चिल्लाया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक हीरो पहले ही अपने घर वापस जा चुका है। सब लोग पैनिक करने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे जाने की परमिशन कैसे मिल गई। मोंक ने अपने हाथ जोड़े और दया के बौद्ध देवता से प्रार्थना करने लगा। जेंग ने कहा कि वो सीधा ब्यूरो जा रहा है, वहां कोहराम मचाने के लिए। जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, ये कहते हुए कि ब्यूरो वाले शायद अनजान बनने का नाटक करेंगे और सारा बोझ उन पर डाल देंगे। जेंग सोचने लगा कि क्या हीरो के किसी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ टाई अप्स हैं और क्या ये एक पर्सनल वॉर में बदल जाएगा। मोंक ने भरी और कहा कि असली लूजर्स तो आम लोग ही होते हैं, जिन्हें अधिकारियों द्वारा थोपी गई प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। जेंग ने कहा कि सबसे बुरी बात तो यह है कि सब उन्हीं पर अटैक कर रहे हैं, जबकि नुकसान उनका हुआ है। हान ने अमेरिका का एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि अगर पार्क के गिल्ड को प्रोटेक्शन चाहिए तो उन्हें किसी स्ट्रांग कंट्री में मूव कर जाना चाहिए। जिन्होंने कहा कि उनकी बात में दम है। बात सिर्फ ये नहीं है कि वो कमजोर थे, उनका देश ही कमजोर था। शायद उन्हें सच में छोड़ देना चाहिए। हान ने कहा कि पार्क को यह सब साफ करना होगा। फिर पूछा कि क्या उन सब ने उस कमीने की आंखें देखी थी। खून से लथपथ होने के बावजूद हीरो ने कहा था कि अगर 10 दिनों में पार्क को उसके पास नहीं लाया गया तो वो सब मारे जाएंगे। वो सब वहीं कांपते हुए खड़े रह गए, हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। जिन्होंने कहा कि वो पलटकर लड़ना चाहते थे, पर वो पार्क से कांटेक्ट तक नहीं कर पा रहे थे। जेंग ने माना कि वो इतना डरा हुआ था कि अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। हान ने कहा कि अगर वो मुकाबला करते तो वो उसी वक्त मारे जाते। जिन्होंने आगे कहा कि अगर वो लड़ते हुए मर जाते तो इससे पार्क के लिए चीजें और भी खराब हो जाती, इसलिए उन्होंने सही फैसला लिया। हान ने गुनवू के बारे में पूछा, क्योंकि मॉन्क्स अभी भी काफी डरे हुए थे। जिन्होंने कहा कि बच्चा ठीक है, बस थोड़ा शांत है। अब वो बाहर घूमने के बजाय अपने कमरे में बैठकर टीवी देखता रहता है। पहले तो वो भेड़ियों तक को खदेड़ दिया करता था। देखा जाए तो गुनवू मन थोड़ा खुश भी लग रहा था कि उस हीरो को इतने करीब से देखने का मौका मिला। हान ने कहा कि अब वो बस पार्क के वापस आने का वेट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार वो आ गया तो हीरो का काम तमाम है। जिन्होंने हान की तरफ मुड़कर कहा कि पार्क के आने से पहले उन्हें कुछ करना होगा। हान को समझ नहीं आया और उसने पूछा कि उसका मतलब क्या है। जल्द ही वो फार्म एरिया की तरफ जा रहे थे और हान ने पूछा कि इस काम के लिए उसे ही क्यों चुना गया। जिन्होंने कहा कि हान के पास बाकी लोगों के मुकाबले करने को कम काम था। जब वो मेटल डिटेक्टर से सर्च कर रहे थे तो उसने बताया कि उन्होंने जाने से पहले वो सारा सामान वहीं दफनाया था। हान बुदबुदाया कि ये तो घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। तभी जुनो का फोन बजा। मिसो ने मदद के लिए थैंक्स कहा और बताया कि उनकी वजह से ही वो डंजन एक्सप्लोर कर पाए। जिन्होंने जवाब दिया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए उसे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। मिसो ने उनसे रिक्वेस्ट की कि पहले जो हुआ उसके लिए वो गवर्नमेंट को ब्लेम ना करें। जिन्होंने अपनी टोन पोलाइट रखी और कॉल एंड कर दिया। फिर वो वापस हान के पास गया और एनिमल फार्म चेक करने का सजेशन दिया, पर हान ने तुरंत मना कर दिया। जिन्होंने कहा कि वैसे भी उन लोगों को इंपॉर्टेंट जगहों पर बग्स लगाने का बहुत शौक है। हान ने उससे कहा कि मिसो पर इतना सख्त ना हो, क्योंकि उसने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया है। जुनहो मान गया, पर बोला कि कभी कभी दुश्मन आपके अंदाजे से ज्यादा करीब होता है। हान ने माना कि वो सही कह रहा है। सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि फार्म में हर तरह के क्रीचर्स थे।
इतने सारे जानवरों को देखकर जिन्होंने कमेंट किया और हान ने हाँ में सिर हिलाया। पास में ही एक विशाल भालू और एक बड़ा काला खरगोश आपस में लड़ रहे थे। हान ने पूछा कि क्या वो बस खेल रहे हैं। जुन्हो चुप रहा, फिर बोला कि ऑनर के जाने के बाद फैमिली बढ़ती ही जा रही है। वो सोचने लगा कि आखिर पार्क है कहाँ। हान को एक आर्टिकल याद आया जिसमें लिखा था कि पार्क को चाइना के पास एक हम्पबैक व्हेल की सवारी करते देखा गया है, और जुन्हो बोला कि अगर वो सी ऑफ जापान में है तो पक्का घर के काफी करीब होगा। उसने पूछा कि क्या फार्म में कोई झील भी है, पर हान ने उसे याद दिलाया कि पार्क फार्म होने से पहले ही जानवरों को टेम कर रहा था। साफ है कि उसने अपनी ट्रिप के दौरान उस स्किल को और भी निखारा है। उसने मॉन्स्टर्स का सफाया करने के लिए समंदर तक को जमा दिया था। अचानक जुन्हो रुक गया और सामने घूरने लगा। हान ने भी उसी तरफ देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पेड़ पर बैठे दो छोटे बंदर उन्हें बड़े क्यूरियस होकर देख रहे थे। हान ने पूछा कि क्या ये जापानी बंदर है। फिर उन दोनों को एक ही चीज रियलाइज हुई, ये इम्पॉसिबल है। न्यूज में अब ये रिपोर्ट आ रही थी कि पार्क उस शहर पर अटैक कर रहा है जहां हीरो रहता है। उन्होंने शॉक में वो हेडलाइन जोर से पढ़ी। एक वाइवर्न शहर के ऊपर से उड़ा और लोग डर के मारे ऊपर देखने लगे। पार्क उसकी पीठ पर सवार होकर नीचे आया और लोगों ने उसे ड्रैगन नाइट पहचान कर चिल्लाना शुरू कर दिया। वाइवर्न ने अपने पंख फड़फड़ाए और भीड़ ये चिल्लाते हुए इधर बदल भागने लगी कि एक मॉन्स्टर आ गया है। लाइव स्ट्रीम में लगातार यही कहा जा रहा था कि पार्क शहर पर हमला कर रहा है और कमेंट्स में लोग हीरो की बैंड बजा रहे थे। पार्क चिल्लाया कि हीरो बाहर आए और उसका सामना करे। जुन्हो और हान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और हान ने कहा कि यह तो बिल्कुल पार्क जैसा ही स्टाइल है। कमेंट्स की बाढ़ आ गई कि वो अपना बदला लेने आया है, जबकि पार्क लगातार चिल्ला रहा था। उसने हीरो को गालियां दी और न्यूज में आया कि ड्रैगन नाइट उसे ढूंढते हुए सिटी सेंटर में घुस चुका है। उन्होंने आगे बताया कि पार्क इलीगली देश में घुसा है और हालांकि उसने ट्रैफिक जाम कर दिया है, पर अभी तक ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। तभी फेडरेशन क्रिमिनल टास्क फोर्स वहां पहुंच गई और रिपोर्टर काफी शॉक में लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह लुट सासेकी की नंबर 1 स्क्वाड है। सासेकी अपने आर्म्ड एजेंट्स के साथ आगे बढ़ा और लोग उसका नाम कानाफूसी करने लगे। रिपोर्टर ने कहा कि नंबर 1 टीम पहले ही अपना मूव ले चुकी है। कमेंट्स में तुरंत लोग लिखने लगे कि अब तो पार्क का गेम ओवर है। फिर न्यूज आई कि टाइप 10 टैंक्स की एक पूरी बटालियन भी रास्ते में है। मानवरित ड्रोन्स का एक स्क्वाड भी भेजा जा रहा था। यह सब देखकर हान बोला कि पार्क ने इस बार वाकई बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। लोकल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सबको एक साथ बुलाया जा रहा था। ऑपरेशंस रूम में सन्नाटा था क्योंकि लोग तेजी से काम पर पहुंच रहे थे। एक ऑपरेटर ने रिपोर्ट दी कि टैंक्स रेडी हैं। दूसरे ने कहा कि ड्रोन यूनिट भी पूरी तरह तैयार है। एक स्क्रीन पर वाइवर्न दिखाई दिया जिसके ऊपर एक बड़ा लाल मार्कर लगा था। एक और एजेंट ने रिपोर्ट दी कि कॉम्बैट सैटेलाइट ने टारगेट को लॉक कर लिया है। ऑपरेशंस रूम में 2 आदमी फीड्स को बड़े ध्यान से देख रहे थे। फेडरेशन ऑफ अवेकन के वाइस कमांडर ने डिफेंस मिनिस्टर को बताया कि उनकी साइड पार्क को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। मिनिस्टर ने जवाब दिया कि सासेकी पहले से ही वहां है, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या पार्क वाकई उनके लेवल का है। उसी वक्त सासेकी पार्क के लैंडिंग स्पॉट की तरफ बढ़ने लगा। भीड़ शोर मचा रही थी जबकि पार्क लगातार चिल्ला रहा था कि हीरो सामने आए। तभी उस सासेकी की आवाज सुनाई दी और उसने मुड़कर देखा। सासेकी ने डिक्लेयर किया कि पार्क को ट्रेस पासिंग, पब्लिक पैनिक फैलाने और दूसरे क्राइम्स के लिए अरेस्ट किया जाता है। पार्क ने इन सबको इग्नोर कर दिया और सिर्फ एक चीज पूछी, क्या वो हीरो है? उस आदमी ने सख्ती से कहा कि वो पुलिस से सासेकी है और पार्क को वाइवर्न से उतरकर सरेंडर करने का ऑर्डर दिया। पार्क ने उसे नीचे देखा और कहा कि अगर वो हीरो नहीं है तो उसे रास्ते से हट जाना चाहिए। भीड़ की सांसें थम गई। उसने इतनी आसानी से फेमस सासेकी को झटक दिया था। तभी सासेकी के हाथों के लाल घेरों से काली रस्सियां निकली और उन्होंने पार्क और वाइवर्न को चारों तरफ से जकड़ लिया। लोग चिल्लाने लगे कि यह सासेकी का लेजेंडरी बाइंड है। पार्क ने उन रस्सियों को देखा और हैरानी में हंसने लगा। सासेकी ने उसे वार्निंग दी कि हिलना मत, वरना ये और भी टाइट हो जाएंगी। पार्क ने शांति से अपनी बाहें फैलाई और उन्हें चेक करने लगा। यह देखकर सासेकी उसकी तरफ लपका और बोला कि वो उसे जबरदस्ती अरेस्ट कर लेगा। लाइव स्ट्रीम वाले दावा करने लगे
कि सासेकी 1 मिनट में पार्क का काम तमाम कर देगा और उन्होंने तो उसे गुड बाय कहना भी शुरू कर दिया था। पर जिसके चेहरे पर पंच पड़ा वो सासेकी था। पार्क ने उसे इतनी जोर से मारा कि वो हवा में उड़ गया और पार्क के चारों ओर की रस्सियां चकनाचूर हो गई। पार्क को उसके पीछे उड़ते देख पीट शॉक में फ्रीज हो गई। सासेकी पार्क के पास जमीन पर पीठ के बल जा गिरा, पर यह एक चाल थी और उसने एक और ट्रैप एक्टिवेट कर दिया। नाक से खून बहने के बाद भी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर हुआ क्या। पार्क ने स्मिर्क किया और बोला, एग्जैक्टली, जब कोई तुम पर अटैक करे तो तुम्हें एंड तक खुद को डिफेंड करना चाहिए। फिर वाइवर्न ने अपने पंख फड़फड़ाए, वाइन्स को झटके से तोड़ दिया और इतनी जोर से दहाड़ा कि सब फ्लिंच कर गए। पार्क की स्ट्रेंथ देखकर सासेकी ने एडमिट किया कि वो सच में डर गया था। एक असली ड्रैगन नाइट तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर पार्क के मारते ही उसने डिबफ यूज नहीं किया होता तो उसका चेहरा पूरी तरह फट जाता, वो तो क्रश ही हो जाता। पार्क ने उसे बोला कि अगर उसे ये पहले से पता है तो वो यहां से चला जाए, पर सासेकी ने फिर से चार्ज किया और बोला कि अब वो पुलिस ऑफिसर पर असॉल्ट का केस भी लगा देगा। क्या सिरदर्द है यार। वो पार्क को मर जा चिल्लाते हुए उस पर कूदा और चाकू से स्टैब करने की कोशिश की। उसी पल पार्क ने अपना हाथ उठाया और एयर व्हर्लविंड यूज किया, जिससे उठी तेज हवा ने सासेकी को ऑफ गार्ड कर दिया। जो क्राउड अभी तक चीयर कर रहा था वो एकदम साइलेंट हो गया। अब वो बस डरे हुए थे। कमांड सेंटर में डिफेंस मिनिस्टर और फेडरेशन ऑफ अवेकंड के वाइस कमांडर शॉक में स्क्रीन्स को घूर रहे थे। हवा ने सासेकी को बिना किसी मर्सी के यहां वहां पटका और एक बिल्डिंग के कॉर्नर से दे मारा, जिससे वो टूट गया। फिर उसने उस दूसरी तरफ उछाल दिया, सीधा अगली बिल्डिंग की विंडोज के पार। कमांड रूम में बैठे लोग एकदम हॉरिफाइड थे, जिन्हों को यकीन नहीं हो रहा था कि पार्क ने सासेकी को ऐसे उड़ा दिया, और हान ने कहा कि यह तो बिल्कुल उनके भाई जैसा ही साउंड कर रहा है। पार्क चिल्लाता रहा कि हीरो खुद बाहर आए बजाय अपने अंडरलिंग्स को भेजने के, जबकि वाइवर ने आग का गोला छोड़ा और सोल्जर्स उसे रुकने के लिए चिल्लाने लगे। वो चिल्लाए कि वो यहां सिर्फ सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने आए हैं, और ये देखकर कमेंट्स सेक्शन शॉक से एक्सप्लोड हो गया। सासेकी को किसी रैगडोल की तरह यहां वहां फेंका जा रहा था और पार्क अपनी पूरी पावर दिखा रहा था। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि पार्क उम्मीद से कहीं ज्यादा इंप्रेसिव है और शायद वो हीरो से भी ज्यादा यूजफुल साबित हो। वाइस कमांडर ने बताया कि पार्क को पहले ही ज्वाइन करने का इनविटेशन दे दिया गया है और जैसे ही फ्लाइट्स फिर से शुरू होंगी वो इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर पार्क ने वार्निंग दी कि अगर उन्होंने हीरो को बाहर नहीं निकाला तो वो 1 किलोमीटर के अंदर सब कुछ जला देगा। यह सुनकर भीड़ पैनिक हो गई और डर के मारे चिल्लाते हुए भागने लगी। कमांड सेंटर में एक सोल्जर ने बोला कि सिविलियंस खतरे में हैं और उन्हें ड्रैगन नाइट को खत्म करने के लिए सैटेलाइट का यूज करना चाहिए। पर मिनिस्टर बस मुस्कुराया और पूछा कि सब इतने नर्वस क्यों हैं। उसने वाइस कमांडर से पूछा कि अब वो क्या करेंगे, और जवाब सिंपल था, लेफ्टिनेंट मेसी पहले से ही तैयारी कर रहा था। तभी पार्क के पीछे से किसी ने उसे रुकने के लिए चिल्लाया और वो पीछे मुड़ा। एक तगड़ा ऑफिसर बिना किसी डर के उसके सामने खड़ा था। पार्क ने अपनी इन्फो विंडो चेक की और देखा कि वो आदमी बस एक ऑर्डिनरी इंसान था। सरप्राइज होकर उसने पूछा कि वो कौन है, जबकि वाइवर ने वार्निंग देने के लिए आग की एक फुहार छोड़ी। वो आदमी बिल्कुल नहीं डरा। उसने खुद को पुलिस का मेसी बताया और पोलाइटली पार्क को रुकने के लिए कहा। पार्क ने कहा कि वो तभी रुकेगा जब वो हीरो को बाहर लाएंगे और उन्हें 30 मिनट का टाइम दिया। मेसी ने कहा कि हीरो अभी नहीं आ सकता, जिससे पार्क का ध्यान उस पर गया। फिर लेफ्टिनेंट ने एक्सप्लेन किया कि हीरो एक लेवल 7 डंजन के अंदर है। पार्क ने उसे रिपीट किया और पूछा कि हीरो आखिर है कहां। मेसी ने कहा कि उसे अभी देखने का कोई तरीका नहीं है, हीरो को बाहर आने में 10 दिन लगेंगे। पार्क दंग रह गया। उसे ऐसे बंदे ने प्रोवोक किया था जिसे डंजन क्लियर करने में 10 दिन चाहिए थे, और मेसी ने ऑकवर्डली याद दिलाया कि वो फिर भी एक लेवल 7 डंजन है। पार्क ने कहा कि वो 10 दिन बाद वापस आएगा जब हीरो लौट आएगा। मेसी मान गया, पर वार्निंग दी कि उसे आज के डैमेज का जवाब तो देना ही पड़ेगा। पार्क हंसा और बोला कि यह सब उनकी गलती थी।